30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। मोटे तौर पर कहें तो यहीं से ये सिलसिला चल पड़ा। पहले सिर्फ राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया जाता रहा। बाद में नियमों में बदलाव करके और भी मौक़ों पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन क्या अब समय आ गया है कि कुछ घटनाओं पर राष्ट्रीय शर्म का ऐलान होना चाहिए और उस दिन झंडा झुके न झुके तमाम माननीयों को इंडिया गेट पर सिर झुका करके परेड करनी चाहिए और लाइव प्रसारण होना चाहिए इसका। मणिपुर की घटना पर अगर सवाल पूछें कि जिम्मेदार कौन है, जवाब मिलता है कोई नहीं। सवाल पूछें कि गुनहगार कौन है ईमानदारी से, तो जवाब मिलेगा कि हम सब। ताऊ, सरदार और संजय शर्मा जी के साथ शुरू कर रहे हैं 3 ताल के दूसरे सीज़न का 9वां एपिसोड। जय हो, जय जय हो, जय हो। ताऊ, मणिपुर से जो वीडियो आया उसे देख करके कुछ बोलने का ख्याल आता है क्या? जैसे ऐसे मैंने ये पाया है, एक लंबे समय के बाद मैं ये समझ पाया हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मैं एकदम चुप हो जाता हूँ और देर तक, मतलब मैं उस पर किसी से तुरंत बात नहीं कर पाता हूँ, तुरंत गुस्से से भी नहीं भरता हूँ। मेरा प्रथम प्रतिक्रिया मेरी चुप्पी की होती है। मैं इस मामले पे बोल नहीं रहा था, वीडियो पे नहीं बोल रहा था, मैं क्या करना चाहिए उस पे बोल रहा था। फिर ट्विटर से ना जहाँ मैं रहता हूँ, जिस प्लैनेट का वासी हूँ मैं, वहाँ पे वर्चू सिग्नलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो फाइनली मुझे बोलना पड़ा। शाम को मैंने बोला कि सब हिल गए हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। लोग सब एक ही बात लिख रहे हैं, आई एम शेकन टू द कोर। अरे होना ही चाहिए यार, कौन सा आदमी है जो नहीं हिल गया है? लेकिन मैं मानता हूं कि आदमी एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी गिना जाऊं उनमें जो हिले थे। क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा कि मैं हिल गया तो लोग नहीं समझेंगे ही नहीं कि आप हिले थे। हम वायलेंस से नहीं हिले हैं, हम महिलाओं पे होने वाले उपद्रव से नहीं हिले हैं, हम बलात्कार हत्याओं से नहीं हिले हैं, हम वीडियो से हिले हैं। खबर तो बहुत पहले से थी, सरकार भी वीडियो से हिली है और आप जो शेकन टू द कोर हैं वो भी वीडियो से हिले हैं। काहे कि आपको लगता है कि क्या देख लिया, काहे कि आप रहते हैं बहुत प्रिविलेज्ड इलाके में और फेसबुक ट्विटर पे देखते हैं तो आपको लगता है यार देश कितना पीछे है। कुछ लोग लग गए ये कहने में कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कैसे मार सकता है, इतनी घृणा, इतनी हिंसा कहाँ से आती है? भाई साहब, आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के हृदय से। ये घृणा और ये हिंसा हमारे हृदय में है। आपका प्रिविलेज है कि उसको यूज करने का मौका आपको नहीं मिलता है। जब वही सिचुएशन आपके पड़ोस में आएगी तो आपका पड़ोसी रामकिशोर नहीं तो उसका लड़का चिंटू आपकी हत्या कर देगा। हाँ, वो इग्निशन वाली बात है कि माचिस नहीं। और आप भी करेंगे। आप कितना गिरे हुए हैं ये आपको तो मालूम है ही ना। आप दूसरे तरह के काम करते हैं, कोई दूसरे तरह का काम करता है। एक बहुत सुंदर, एक छोटी सी एक बात थी, किसी एक कवि ने लिखी है बात, यहाँ से याद आई कि हम सब एक दूसरे की निजताओं का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि हम सब जानते थे कि हम अपनी निजताओं में बहुत घिनौने हैं। और मतलब इस पूरे वाक़ये के बाद जो ताऊ आप कह रहे थे कि आप तो जानते ही हैं कि आप कितने गिरे हुए हैं, आप कितने घिनौने हैं। आपने संजय जी, आप तो कोर्ट कवर करते हैं इतने अरसे से, इस पूरे मसले का जो लीगल पक्ष है, पहली तो समस्याजनक बात यह है कि वीडियो बाहर आया और कुछ लोगों ने तो बिना ब्लर के डाल दिया, अब शायद उन पर कार्रवाई भी होगी। ताऊ ने बिल्कुल सही कहा कि हम बाकी चीज़ों से, घटनाओं से नहीं, हम वीडियो से हिले हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पूरा विश्व, ये तीनों भी इसे अछूते नहीं, ये भी वीडियो से ही हिले हैं जब तक वीडियो नहीं आया था। और वीडियो से हिले हैं और कुछ लोगों को वीडियो से हिलाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महीना भर से भी ज़्यादा पहले से शिकायत थी, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग उसे दबा कर बैठा हुआ था। बाकी सारी चीज़ों में तुरंत
नोटिस रसीद करने वाला महिला आयोग इस मामले पे बैठा हुआ था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो देखने के बाद फिर ये कहा कि ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और हम भी हिल गए हैं, झकझोर देने वाली घटना है। और उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सबसे, मणिपुर सरकार से, केंद्र सरकार से, इन सबसे जवाब मांगा है। जबकि हिलाया कोर्ट नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट को ये फैसला लेने का अधिकार कैसे है कि किसको किस सूची में डाला जाए। ये जो पूरी चिंगारी है वो शुरू हुई थी हाई कोर्ट जब स्वतः संज्ञान लेने में हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो मुझे लगता है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेके कोर्ट को बीच बचाव करके और जो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उचित स्थिति है उसको करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती थी। अपने हाथ में इनको कमांड लेनी थी, खुद चौधरी बनना चाहिए था और उसके बाद अपने हाथ में सारी चीज़ें लेके इसको करना चाहिए। ये मानना भी बड़ा मतलब ऐसा अजीब लगता है, मानने के काबिल बात नहीं है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके मणिपुर में ये सब हो रहा है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात सिर्फ वीडियो बाहर आने की है। 0 FIR इस घटना की उसी वक्त हो गई थी। 21 जून को मेरे ख्याल से उसकी दोबारा FIR हुई, 0 से कन्वर्ट होकर के, और वीडियो वायरल होने के बाद पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो 78 दिन बाद। हाँ, तो इससे जो है समझ में आता है। इसमें कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि कुर्सी ही तो है, जनाजा नहीं है तुम्हारा, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो इसमें है कि सब ढीठ बने बैठे हैं। और सेक्शन 355 लगा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है, केंद्रीय एजेंसियां वहाँ सक्रिय हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो 353 लगा हुआ है। हाँ, और लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो राज्य सरकार का, स्टेट सूची की बात है, स्टेट को उसमें करना चाहिए। स्टेट अगर फेलियर रहता है तो केंद्र सरकार चाहे तो उसमें अपनी राज्यपाल से रिपोर्ट मंगा के और वहाँ राष्ट्रपति शासन या जो भी उचित हो कर सकती है। राज्य सरकार को लगे स्थिति नियंत्रण में नहीं है तो वो केंद्रीय बल मंगा सकते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों में इतनी देरी और इतनी लापरवाही की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बात जो हमारे यहाँ बार बार संजय जी कही जाती है, और ये कि हमारे यहाँ ना हम नारियों को पूजते हैं, है ना, पूजना शब्द इस्तेमाल होता है। हाँ। और जिसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि पूजना बंद कर दीजिए, इंसान समझिए। बिल्कुल। तो उतने से ही काम हो जाएगा। ये जो आयरनी है, आपको लगता है कि हमने पूजने के साथ जो है एक ऐसा स्थान उनको दिया है कुछ नारियों के लिए कि ये पूजनीय है, और साथ ही कुछ नारियों के लिए उनकी सामाजिक परिस्थिति, चूँकि वो पूजने योग्य नहीं है, वो दलित हैं, वो STs हैं, या वो उस कम्युनिटी से आती हैं जिससे आपकी कम्युनिटी हेट करती है, तो वो फिर उपभोग की वस्तु हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पहले जंग हुआ करती थी उसमें जर और जोरू पे कब्ज़ा होता था, ज़मीन और औरतें, जो राजा जीतता था वो उन पे कब्ज़ा कर लेता था। तो ये अब डेमोक्रेसी आने के बाद आपको ये मतलब हमारे समाज, सिंस हमें आत्मावलोकन भी करना चाहिए, समाज का दोहरापन भी तो है। ये हमने दोनों एक्सट्रीम पे रखा है औरतों को, या तो एकदम ऊपर चढ़ा के लग दिया, सिर पे एकदम अर्श पे चढ़ा दिया, या एकदम फर्श पे डाल के रखा। बीच में कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। या तो हम एकदम पूजते हैं उसको, या फिर एकदम से उसको दुत्कारते हैं। तो ये बीच की चीज़ होनी चाहिए, जो धरातल पर हो, जो हमें समझ में आए, जो हमारे बराबर की चीज़ हो। तो ये गड़बड़ी यहीं पर है। दो एक्सट्रीम पर हमने दोनों तरफ उसको छोड़ दिया है। यहाँ मामला यहाँ ख़राब है। तो उसको अपने अकाउंटेबिलिटी वाला भी थोड़ा कि किस मतलब, जैसे आदमी ऐसे मौक़ों पे ना बहुत उद्वेलित जब हो जाता है, ऐसा जैसे निर्भया भी कोई इकलौता केस नहीं था, पर उसके जो ग्रूसम डिटेल्स जब सामने आए तो आदमी उद्वेलित होकर के स्वयं को भी क्वेश्चन कर रहा है, यार कहीं मेरा तो योगदान नहीं इस तरह का समाज बनाने में, मतलब। लेकिन ये उद्वेलना बाकी मौक़ों पे नहीं आती है। अगर हम अकाउंटेबल इस तरह की घटनाओं के लिए कोई पिन पॉइंट करना चाहें तो आप कहीं पहुंच पाते हैं, नैरो डाउन कर पाते हैं क्या कि यार कौन अकाउंटेबल है, कैसे होती हैं घटनाएं? मैं पहले उससे शुरू कर लूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी, हम दो एक्सट्रीम पे नहीं हैं। हम नारी को पूजते हैं, इसलिए कहते हैं कि मंदिर से बाहर क्यों आई। शाम को 7 बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा। तुम पूजनी हो, मंदिर में रहो, बाजार में घूमोगे तो तुम पूजनी नहीं हो, कहीं काम करोगे तो तुम पूजनी नहीं हो, शर्ट पैंट पहनोगे, जीन्स पहनोगे तो तुम पूजनी नहीं हो। पूजा के लिए आवश्यक है कि गर्भगृह में रहें। ये ध्यान दीजिए, बेसिक प्रॉब्लम वहीं पे है। हम पूजते हैं लेकिन सिर्फ उनको जो या तो हमारे मन मंदिर में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं।
और घर एक मंदिर है, सुना ही होगा। मामला वहाँ है। पर अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। हमने सरकार को, एक ही है देश में संविधान अनुसार जनता ने कत्ल करने की शक्ति एक संस्था को दी है कि तुम बिना परिणाम के कत्ल कर सकते हो, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। बाकी हम करेंगे तो हम जेल जाएंगे। तुमको हम ये अधिकार देते हैं कि तुम किसी को गोली मार दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुमको हमने एम्पावर किया हुआ है। मोनोपोली ऑन वायलेंस स्टेट की है, बाकी किसी की नहीं है। और जहां लोगों की होने लगती है वहां स्टेट की मोनोपोली चली जाती है। बुरा लगेगा सुनने में, पर इस तरह के एथनिक वायलेंस जब होते हैं तो स्टेट को अंधाधुंध गोलियां चलानी चाहिए, जस्ट टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, कि भाई साहब ये मारने का काम हमारा है, तुम ना मार सकते किसी को। जब लोग आपस में मारा काट करने लगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, 2 घंटे का काम है, बस ऑर्डर निकालो, शूट एट साइट, सब कंट्रोल हो जाता है। पर हम ये क्या देख रहे हैं कि बहुत दिनों से देख रहे हैं इस देश में कि स्टेट अपना मोनोपोली ऑफ वायलेंस छोड़ रहा है। गुजरात में क्या हुआ था 20 साल पहले, पब्लिक ना मरे तो फिर पब्लिक बैठ जाएगी, हिंसा करना होगा हिंसा करेगी, या 1 साल सड़क जाम करना होगा सड़क जाम करेगी। आप में डंडा चलाने की हिम्मत ही नहीं है। लाल किले में आप 10 लोग आके झंडा फहरा जाते हैं, आपके पुलिस वालों को धक्के देके मोट में गिरा देते हैं, आप कुछ ना करते तो हौसला बढ़ता है। कुकी और मैतेई 2 अलग, ये एथनिक है, उतना धार्मिक नहीं है। मतलब ये मैती जो है वो प्रीडोमिनेटली हिंदू है, और पर सारे कुकी क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल, है ना, और सारे मैतेई हिंदू नहीं है। ये एथनिक लड़ाई है। अब इसमें आप चले जाएंगे कि मैं केस रजिस्टर करूंगा, ये इत्यादि करूंगा, और आपने गाँव को छोड़ दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कुछ ना होगा। रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड शेड होता है, इस देश में होता आया है, और सरकारों ने ऐसा किया है। यही है राज इसका। ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद आ गई आपने जब ये कहा तो। बहुत देर से हुआ था टाइमली एक्शन। अगर बीरेन्द्र सिंह ये समझ जाते कि ये घाव बढ़ता ही जाएगा, घटने वाला नहीं है, तो आप कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं बाय द वे, पर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए करना पड़ता है। और अभी जो मारे जा रहे हैं क्या दोषी हैं? वो भी तो निर्दोषों को मार रहे हैं, पर ये 110 नहीं होता अगर आपने 10 गिरा दिए होते तो। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मणिपुर में हो रहा है, देश के किसी भी हिस्से में हो। क्यों? क्योंकि हमने संविधान से आपको एक शक्ति दी है, आप उसका उपयोग ही नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि करेंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, हम कैसे मार सकते हैं, इनको खुद को मारने काटने दो, तो मारने दो फिर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी प्रेशर है ना उसमें। यस, बिल्कुल सही, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और उसके बाद जैसे ही अगर गोली चलाने का ऑर्डर मिले और 10-20 लोग जाएं, उसमें हो सकता है कुछ लोग निर्दोष लोग भी हों जो इधर उधर ऐसे तमाशा देखने निकले, तमाशबीन में मरते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट तक मामला जाता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, और उसके बाद फिर ये होता है कि भाई आपने क्यों किया ऐसा, और ये सही नहीं था, वो नहीं था। तो इतनी सारी विंडोज़ बनी हुई है हमारे यहाँ संविधान को लेके और कानून को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, कि उस पर लेकिन शासक की अग्नि परीक्षा यही है कि वो कितनी जल्दी और किस तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस स्थिति को काबू करे, बाय हुक और बाय क्रुक। देखो, फेयर होने के लिए होता है कि आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल अपोजिशन को गोली नहीं मारेंगे, ठीक है, पर उपद्रवियों पे गोली नहीं मारेंगे। ये नियम कहाँ से आ गया है? जो आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है, सख्ती, और उसके बॉस जो मतलब आर्म्ड है, अगर इलाज नहीं है इसका। मतलब जो उनकी जो प्रेस रिलीज आई है मणिपुर पुलिस की बाद में, वो आई है आर्म्ड अननोन आर्म्ड मिसक्रिएंट्स, जो पहले दिन जो रिएक्शन वीडियो वायरल होने के बाद है। अगर आपको मालूम था कि आर्म्ड मिसक्रिएंट्स हैं और पुलिस अगर वहाँ मौजूद थी, तो आर्म्ड मिसक्रिएंट्स से तो और कैसे डील कर सकते हैं आप, अगर वो आर्म्ड है ऑलरेडी। इन्हीं की आर्मरी से उन्होंने उठाया हुआ है सब सामान, इन्हीं के जब्त किए हैं और छीन छान के। उनके पास वो हथियार हैं जो फोर्सेस के अलावा कोई और यूज ही नहीं करता। यस, और शायद इन्होंने दे दिए हैं, उन्होंने लूटा भी नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए बार बार कुकी कम्युनिटी ये कह रही है कि एन बीरेन सिंह जो हैं वो मैतेई समुदाय से आते हैं, इसीलिए उनको। हाँ, अभी एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को नंगा करके और घुमाया है, इस पर कार्रवाई कीजिए और माय लॉर्ड इस पर ध्यान दीजिए।
जी। तो अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन बहुत शर्मनाक है कि महिला आयोग इतने दिन से चुप्पी साध कर बैठा रहा, जिसमें ये कहावत है वो बिल्कुल सत्य साबित होती है कि महिलाओं के असली दुश्मन महिलाएं ही हैं। महिला आयोग एक राजनीतिक संस्था है। हम्म। किस पार्टी की सरकार कहाँ है उस आधार पे वो वो अपने करती आदमी को है। इसको हमको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसका रिलेवेंस नहीं रह गया है, सच में नहीं रह गया है। मतलब मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, पर मैंने ये देखा है कि उनके सारे वक्तव्य और सारी आपत्तियां जो हैं वो राजनीति के से प्रेरित होती भोंपू हैं। की तरह होता है वो एकदम। और प्रदेश में भी, प्रदेश कई के भी बार जो तो महिला हमें आयोग लगता है हैं, कि वो भी- मानवाधिकार आयोग भी आज तक सिर्फ हमारे पास जो रिले जाती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो ये कि इसको नोटिस किया, नोटिस के बाद क्या हुआ ना आयोग बताता है, ना कोई पूछता है, पूछे तो उसको जवाब नहीं मिलता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि मानवाधिकार आयोग इतना तो वो रहे कि लोगों को ये तो बताए कि हमने इस नोटिस का, इसने ये जवाब दिया, हमने उस पर ये एक्शन लिया, हमने उसको ये सजा दी। आजकल कहीं ये नहीं आता, आज तक कहीं ये नहीं आया कि मानवाधिकार आयोग ने किसी को क्या सजा दी या क्या सजा की सिफारिश की, या उसको लेके उसकी रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट गया हो, कहीं से उसको सजा दिलाने की कोशिश की। अच्छा, केंद्र सरकार का आदर्श रिएक्शन, जो घटना हो गई आप टाल नहीं सकते हैं, जब घटना का वीडियो वायरल आ गया, जो आदर्श रिएक्शन अगर इस मौके पे होता, मान लीजिए गृह मंत्री की बात करें, ऐसा मैं सिर्फ कल्पना कर रहा था कि गृह मंत्री इस पर बयान देते और कहते कि अब मैं जा रहा हूँ मणिपुर, 3 दिन कैंप करूँगा या 5 दिन कैंप करूँगा, और मैं वहाँ पर रह करके, मेरा भी प्राथमिकता नंबर 1 है कि मणिपुर की स्थिति को काबू में लाया जाए। पर इस सरकार की ओर से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया। जैसे बालासोर घटना हुई थी, बालेश्वर में जो ट्रेन दुर्घटना, उसमें अश्विनी जी की, अश्विनी वैष्णव की इस वजह से बहुत बाद में प्रशंसा हुई कि वो 4 दिन 5 दिन वहाँ बैठे रहे, और जब वो रूट बहाल हो गया, हरी झंडी दिखा करके लौटे। लेकिन इस तरह के केस में, जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया है, केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा प्रतिनिधि वहाँ जाके कैंप नहीं कर रहा है, ना ही कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और इसको काबू करना अब हमारी जिम्मेदारी है, जो हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। उसमें कई बार ये भी होता है कि स्थानीय प्रशासन ये कहता है कि आप फिलहाल मत आइए, चूँकि ऐसे ही हमें बहुत सारा आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत तामझाम रहेगा, ये तमाम चीज़ें रहेंगी, तो वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसके बाद लोगों में और उद्वेलना होती है। गृह मंत्री तो गए थे ना। हाँ, गृह मंत्री 50 दिन पहले ही तो वो 50 दिन पहले गए थे, वो होके आए थे। तो अब इनके पास एक ये आड़ भी हो गई कि गृह मंत्री तो जाके आए हैं, प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया। कल हमने जब लॉ मिनिस्टर से पूछा कि मणिपुर की घटना है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया है और हम तो चर्चा कराना चाहते हैं, विपक्ष तैयार नहीं होता। हम उनसे पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो जवाब दे रहे हैं संसद की। प्रधानमंत्री जी किसी भी देश की ऐसी समस्या जिसमें उनकी सरकार कुछ कर सकती है उस पर बयान नहीं देते, ये ध्यान रखना। ये उन्होंने वीडियो पे बयान दिया है, मणिपुर की स्थिति के पर बयान नहीं दिया उन्होंने, वो देते भी नहीं है। जहाँ पे भी उनकी सरकार का रोल होता है, मैंने जो पैटर्न देखा है वो उस पर, वो सिर्फ दुर्घटनाओं पे बयान देते हैं। अगर कहीं बस दुर्घटना हो जाए ऐसी जिसमें कि सरकार कुछ नहीं कर सकती मुआवजे के अलावा, उस पर बयान देते हैं वो। बाकी देश में हुई किसी भी ऐसी घटना के पर उन्होंने टिप्पणी नहीं करते। वो ये उनका इतिहास रहा है। इस बार भी उन्होंने उसको मेंटेन किया है कि मणिपुर में इतना उपद्रव हो रहा है, 70 दिन से हो रहा है, उन्होंने नहीं उस पर बयान दिया। क्यों? और मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि बोलें करें, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। स्थिति बहुत बुरी थी। अभी हम ऐसे हालात में हैं कि बातचीत शुरू हो गई है। तो हमको ये भी नहीं मानना, मैं इस मामले में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार काम कर रही थी। दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य की सरकारों से मेरा एक ही कहना है, और एक तरह से कहे मेरी शिकायत है कि आपने बल प्रयोग नहीं किया। राजनीतिक कारणों से नहीं किया, एथनिक कारणों से नहीं किया कि बीरेन सिंह मैतेई हैं और बाकी लोग को किए हैं, और मैतेई बहुमत का इलाका है, मतलब क्षेत्र में कम है पर उसमें है, आबादी ज़्यादा है। हाँ, उसमें लोग कहते हैं कि हिंदू हैं मैतेई, सब बहुत कम में, मतलब मैतेई में सारे लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब हैं। और नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी में ही है, ऐसा भी कोई बिग डील नहीं है। पर बीरेन सिंह का राजनीतिक करियर जो मैतेई वोट से बनता है तो वो उनका निर्णय होगा। केंद्र सरकार को इतना तो करना चाहिए था कि पद से नहीं उतर रहे हैं तो उनको आदेश देना था कि आसाम राइफल्स, बाकी केंद्रीय दल हैं वहाँ पे, सुरक्षा बल, उनका उपयोग करें। और आप, इन्होंने एक भेजा हुआ है यहाँ अधिकारी
गृह मंत्रालय से जो इस चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं, और काफ़ी हद में नियंत्रण किया भी है। ये वीडियो भी बहुत पुराना है जी, ये उस समय का है जब बहुत चरम पर था मामला। मई का वीडियो है, उसके बाद सुधार हुआ है हालात में। पर ये वीडियो वाली नौबत क्यों आई थी? क्योंकि दूसरे दिन ही, पहले दिन चलो आपके कंट्रोल में नहीं था, दूसरे दिन आप बस चीज़ें कंट्रोल में थी, आप एक्शन लेना था, वो नहीं किया। इनको लक्ष्मण बाण सरासनानु करना चाहिए था कि जब 3 दिन तक रहे रघुपति वहाँ, और फिर उन्होंने कहा भय बिन होई न प्रीत, तो ये जो प्रीत अभी शुरू हुई है, ये शायद पिछले महीने शुरू हो जाती है। ठीक है, आज किन किन, मैं चाहता हूँ कि मणिपुर पर जो हमारे 3 ताल के सुनने वाले हैं, अगर कोई प्रतिक्रिया, कोई आप क्या सोचते हैं उस पर आप भेजना चाहें तो हमें भेजिएगा। किन किन विषयों पे आज बात करनी है मैं बताता हूँ। एक तो आइडिया ऑफ इंडिया पे बात करनी है। ये किताब है सुनील खिलनानी की, लेकिन किताब पे नहीं, जो इंडिया नाम से अलायंस बना है विपक्ष का 2024 के लिए। तो इस नामकरण पर मैं चाहता हूँ कि ताऊ की और संजय जी की तिरछी नज़र से देखेंगे इसको। और जो एक आपने अगर ध्यान दिया हो तो सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनकी आईटी सेल की ओर से, उनके विधायकों मंत्रियों ने भी कुछ ने लिखा है कि ये लड़ाई 2024 की इंडिया बनाम भारत की होगी, और उसमें कुछ लोगों ने हिंदुस्तान भी ले आए हैं। फिर ऐसी भी खबरें हैं कि इंडिया का जो पंच लाइन होगा अलायंस का कि जीतेगा भारत, जीतेगा इस तरह का, जीतेगा हिंदुस्तान, तो वो भारत भी अपने अंदर लेना चाह रहे हैं। तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और आखिर में शुभम तिवारी ने कहा है कि अपने इंडिया में या अपने भारत में इस पदबंध के साथ, इस उपसर्ग के साथ हम आगे क्या क्या कहते हैं, अपने इंडिया में आगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो बात करनी है। तो थोड़ी सी बात चंद्रयान 3 के बहाने चांद की दुनिया पे करनी है, और चांद के मेटाफर्स पे करनी है, चांद को लेकर के जो अलग अलग उपमाएं हैं, गीत है, शायरी और कहावतें। और जो बिज़ार खबर है उसमें दोस्तों के साथ शर्त में 150 मोमोज़ खाकर मर जाने वाले एक युवक की कहानी है। और अमेरिका से भेजे गए वो ईमेल्स जो एक टाइपो की वजह से अफ्रीकी देश माली को पहुंचते रहे। नुक्ते के फेर से अमेरिका माली हो जाता है। बाकी प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं। पहले एक छोटा सा ब्रेक। 3 ताल सुन रहे हैं आप संजय जी, ताऊ और सरदार के साथ। डेरेक ओब्रायन ने, ताऊ, एक लेख लिखा है इंडिया अलायंस की घोषणा के बाद, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 8 साल तक बतौर एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर काम किया, और उनके जो गुरु थे उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी कम्युनिकेशन में अगर कोई बिग आइडिया नहीं है, कोई बिग आइडिया उसके पीछे नहीं है, तो वो लोगों के सिर के ऊपर से उस तरह चले जाता है जैसे रात के अंधेरे में कोई जहाज़ गुजर जाए। और उनका ये क्लेम है कि ये जो इंडिया नाम रखा गया है अलायंस का, इसके पीछे बिग आइडिया है। वो बिग आइडिया कुछ समझ में आ रहा है आपको कि वो है? सिंस मतलब इस तरह से देखें कि एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की एक लहर हमारे यहाँ चली, जिसमें विपक्ष को देश विरोधी भी कहा गया, ये भी कहा गया कि इनको चीन ज़्यादा पसंद है, ये भी कहा गया तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो ये एक धरातल पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं अब एक छतरी के नीचे जिस पे इंडिया लिखा हुआ है, और ये भी तिरंगा लहरा रहे हैं। तो ये भारत और अखंड भारत की काट है, जो ये बता रहे हैं कि प्रगतिशील संयुक्त गठबंधन है। हाँ। और जो भारत से, भारतवर्ष और भारत के कॉन्सेप्ट से आगे लेके जाता है, और विश्व के मानचित्र पे ये इंडिया को स्थापित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इंडिया ऐसा है जिसमें हर अक्षर के आगे एक एक बिंदी लगी है, जो ये बताती है कि जो पुराना इंडिया था, इंडिया का कॉन्सेप्ट था, उससे ये अलग है। और हर जगह बिंदी लगी, वो बिंदी ये भी बताती है कि इंडिया का हर एक अक्षर अलग अलग है, उसके अलग अलग मायने हैं। तो आप इसको नारंगी की तरह मान सकते हैं, ऊपर से एक दिखती है लेकिन अंदर बहुत सारी फांके हैं। वो फांके मतलब वो नुमायां भी हो रही हैं, क्योंकि सीताराम येचुरी ने कहा कि हम ठीक है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो हम लोग मिल करके कांग्रेस के साथ टीएमसी और बीजेपी को ही हराएंगे। केरला में भी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में, वेस्ट बंगाल में कभी इंडिया यूनाइटेड नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे बंग विभाजन हुआ उसके साथ ही इंडिया भी विभाजित है वहाँ पे। और दूसरी चीज़, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में क्या होगा। हाँ, सत्ताधारी, क्या कांग्रेस सत्ताधारी पक्ष की ट्रेजरी बेंच में बैठेगी या अपोजिशन में बैठेगी? यहाँ तो ये एक साथ हैं, एक साथ हाथ उठा के सारे जय हो कर रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल तो जैसे अगर उनके नज़रिए से देखें तो ये सारे सवाल बात के हैं।
पहला पड़ाव उनके लिए 2024 है। लेकिन केरल में चुनाव अभी होने नहीं लेकिन है, जनता पंजाब में 2024 की कसौटी पे ही कसने वाली है इनको। पहले तो यहाँ आओ गुरु, उसके बाद आगे के इम्तिहान आगे देखना, पहले अग्नि परीक्षा यहाँ दो। लेकिन मजा तो आने वाला है ताऊ, मतलब हाँ। इसके थोड़ा सा नहीं ये नाम से बहुत मजा आया मुझे। हाँ। क्या हुआ, एक हलचल तो मची। देखो जब युद्ध हो ना तो बराबरी का हो तो मजा आता है, और अब जो है वो ऐसा प्रतीत सा हो रहा है कि आपने चलो ये जो माइंड स्पेस का गेम है उसमें इतना बढ़िया क्लेवर नाम रख के जिसमें इंडिया आ गया, तो देखो उसका इफेक्ट कैसे पड़ा। लोगों ने अपने बायो से हटाने लगे इंडिया, और उसमें भारत लिखने लगे, कोई हिंदुस्तान लिखने लगा, जैसे ये दो अलग चीजें हैं, है ना। तो आपको ऐसा मजबूर कर दे कोई, तो बात अच्छी, एक बार मजा आता है। देखो देखने वालों के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको वोट ना देना है ना किसी को मतलब है इस राजनीति से, हमको बहुत आनंद आएगा। कम्युनिस्टों के लिए मुश्किल हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ वहाँ सब लोग गए, लेकिन कोई मतलब राहुल जी छोड़ के कोई अपना गार्जियन लेके नहीं गया था। हाँ, राहुल जी की स्थिति 2024 में और बढ़िया होने वाली है, कृष्ण की तरह होने वाली, जो महाभारत के हिस्सा तो हैं, लेकिन वो हथियार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे इस पे संशय है। हाँ, क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उस पर संशय है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को रद्द नहीं किया तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेंगे। तो उनको अब रथ का पहिया भी कृष्ण की तरह उठाएंगे नहीं उठाएंगे, इस पर भी शक है लोगों को। तो बड़ा रंगीन और बढ़िया रहने वाला है। कुछ लोग जो बाहर से समर्थन देंगे, कुछ अंदर से तलवारें चलाएंगे, कुछ अपने ही लोगों पर तलवार चलाएंगे, कुछ एक तरफ एक ही गोत्र के, एक ही उसके इंडिया गोत्र के हैं और वो आपस में ही लड़ेंगे। तो बहुत रोचक चुनाव अच्छा, ये जो एक्रोनिम्स है ना, उसमें जो सबसे जल्दी जुबान पर चढ़ गए या जो मुझे बहुत पसंद है, एक आदमी बताता हूँ, जैसे मुझे पेटा बहुत पसंद है। वो उसका भी मुझे याद नहीं फुल फॉर्म क्या है, पर जानवरों के लिए वो बनाया गया, बट पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो उसमें मतलब एक ध्वन्यात्मकता है पेटा में, मतलब वो मिठाई जैसा लगता ज़रूर है सुनने में, पेठा जैसा, लेकिन वो जल्दी जुबान आपको याद आता है कि पेटा जैसा कुछ और नहीं है। ऐसे ही यूनिसेफ है ना, वो भी एक अच्छा सुंदर एब्रीविएशन है। तो इस तरह के एब्रीविएशन नोएडा है। हाँ, हम सबकी जबान पे चढ़ गया, ऐसा चढ़ा कि इस शहर का नाम नोएडा पड़ गया। सही में। हाँ, ब्रिक्स भी अच्छा है। नोएडा अपने आप में एब्रीविएशन है। हाँ, उसके भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, जबकि नोएडा खुद में अथॉरिटी है। हाँ, बहुत सारे हैं, मतलब जैसे महू न्यूक्लिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी भी अथॉरिटी हो गई। महू है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। अच्छा, लेकिन वो शहर हो गया अभी। हाँ, महू। हमारे बिहार में तक शहर है अररिया। हाँ, एक्चुअली उसका नाम था रेसिडेंशियल एरिया, फिर जगह कम पड़ी तो आर एरिया हो गया। अच्छा, अभी उसको अररिया नाम से जानते हैं, पूरा जिला है। पूरा जिला है भाई साहब, ये सही मतलब। अरे मैं बोल रहा हूँ, एक अंग्रेज रहते थे, उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री के बगल में उन्होंने आवास बनाए थे, रेसिडेंशियल एरिया, आर एरिया हो गया, रेसिडेंशियल एरिया था, फिर आर एरिया हो गया, फिर अररिया हो गया। वाह, ऐसा ब्यूटीफुल उदाहरण है हमारे यहाँ। हाँ, नहीं बढ़िया है ये। अच्छा, मतलब सीहोर है मध्य प्रदेश में, वो भी ऐसा ही है। पता करिए सारे मध्य प्रदेश को लोग अगली बार चिट्ठी लिख के बताएं कि सीहोर नाम कैसे पड़ गया किसी भी जगह का। जो 3 तालिये सुन रहे हैं इस पूरी चर्चा को, दिलचस्प चर्चा को, सीहोर से हो तो सीहोर के बारे में जरूर बताएं। अच्छा, वो अरे आपने तो बताया था, वो याद करने के लिए हम कई बार नहीं चीज़ों रट्टा लगाने के लिए एक्रोनिम में लगाते थे। जी हो यार तुम यबलू, जो बाबा सुनाते थे। आपने भी एक कुछ पीरियोडिक टेबल का किसका बनाया? आपने भी एक बनाया था। मैंने बनाया था बिहार के सारे शहर आबादी के हिसाब से, परा जगवा बोमुदबी मुआक दच, तो अच्छा, रांची, जमशेदपुर, गया, भागलपुर, ऐसे कौन याद रखता है? हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कराने के लिए टीचर ने फॉर्मूला दिया कि झूठी तुम 10 चींटी, LIEU तुम 10 10ANT चींटी। अरे वाह, तो उससे हमें याद हो गया, झूठी तुम 10 चींटी। तो ये तो बहुत वो एक एप्लीकेशन था। अभी भी कई बार वो रहता है, तो मैं इसी से ही सही स्पेलिंग लिख लेता हूँ। एक बंगाली है, वो असैसिनेशन की स्पेलिंग जो है, गाधार ऊपर गाधा, तार ऊपर आमी, अमार ऊपर नेशन। गधा ऊपर गधा, तार ऊपर आमी, अमार ऊपर नेशन, सबसे ऊपर नेशन हो गया असैसिनेशन। सही, बहुत सुंदर। ऐसे बनाने पड़ते। मिसिसिपी, फर्स्ट कम यम देन आई कम, देन 2 S's देन आई कम अगेन। तो ये ऐसे अच्छा है स्पेलिंग याद करने का। ऐसे ही कोई निमोनिया वगैरह का भी बना दीजिए।
पर अच्छा वापस आते हैं कि ये जो भारत बनाम इंडिया वाला जो है, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल दैट इज इंडिया, है ना, इंडिया हम भारत के लोग। भारत के लोग। तो ये है कैसा, जैसे एक जब ये विमर्श शायद पहली बार उठा होगा कि भारत बनाम इंडिया है एक यहाँ, तो वो आर्थिक गैर बराबरी को रिजेंबल करते हुए उठा था। उसके राजनीतिक कॉनोटेशंस इतने नहीं थे, दलों के आधार पे नहीं था। इस बार वो राजनीतिक तौर पे उभर रहा है। पर अभी आप भारत और इंडिया का फ़र्क उस तरह से देखते हैं क्या कि ये यार 70 साल हुए आप बोल रहे हो, उस समय राजनीति नहीं था। गांधी जी पॉलिटिशियन थे, नेहरू जी पॉलिटिशियन थे, सब लोग पॉलिटिशियन थे भाई। ऐसा कोई नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं रहा था। और उस समय भी सब कुछ राजनीति के ड्राइव और सारे बैरिस्टर पॉलिटिशियन थे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को आर्थिक कानून और राजनीति दोनों की जानकारी थी। फाइनेंशियल आधार पे होता था कि जो इंडिया है वो गाड़ियों में घूमता है, मॉल में संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हाँ, तो इंडिया वो जो भारत ये है, नैरेटिव में ये तब, हाँ, ये नैरेटिव तब से चल रहा है, समाजवादियों का नैरेटिव है ये कि इंडिया जो है वो ये पढ़े लिखे साउथ दिल्ली वाले लोग हैं, बाकी भारत जो है वो गांव में बसता है। हाँ, ठीक है, ये नैरेटिव है। हाँ, और भारत वालों को तब से ये इसी बात से बहलाए हुए हैं। शहर वाले मजे कर रहे हैं। अनफेयर बात है ये, नहीं मतलब भारत ऐसे चंक्स में आप देश को कैसे बांट सकते हैं? तो हमको पढ़ाया गया कि इंडिया भी भारत है, भारत भी भारत। लेकिन जिन समाजवादियों ने ये लोगों को बरगला के रखा कि इंडिया महानगरों का कल्चर है और भारत इधर का है, वो इंडिया में शामिल हो गए हैं। हाँ, वो इंडिया में रहते हुए वो भारत से आके इंडिया आ गए। अब फिर उनको कहा कि एक्चुअली भारत तुम ही लोग हो, तुम लोग वहीं रहो, तुमको हम मनरेगा देंगे, वहां से निकलना मत। नहीं तो उनके पास तो प्राइवेट जेट और वो भी है ना, प्रचार के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर और बहुत बिल्कुल, वो तो है। किसी ने बहुत सही कहा है कि बिल्डिंगों से मुल्क की औकात को मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। लेकिन इन बिल्डिंगों से मुल्क की औकात को नापने वाले खुद इंडिया में चले गए हैं। जैसे जो कहते हैं ना अपने इंडिया में, जैसे हम सोच रहे थे कि अगर कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। हाँ, उसकी धुन देखिए, बहुत अंग्रेजी टाइप की। हाँ। जैसे आप कहीं विदेश जाएं और कोई आपसे पूछे आप कहाँ से हैं, तो हमारा स्वीकृत नाम तो इंडिया ही है। मतलब हम बताते हैं कि हम इंडिया से हैं। तो हमारे इंडिया में का जो उपसर्ग है वो किन किन चीज़ों पे, जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में विदेश में कोई चीज़ खो जाती है तो पता नहीं कैसे ढूंढते हैं, पर हमारे इंडिया में कहते हैं कि भाई उठ तेरे ही नीचे होगी, है ना, रिमोट या कोई भी। पहला है कि जो जिससे आप डिस्कस कर रहे हो, जो आपका पहला बंदा आप जिससे मिल रहे हो, पहले उसको उठवा के चेक करो कि उसके नीचे 500 का नोट हो गया, तू उठ, है ना। तो ऐसे हमारे इंडिया की और क्या क्या पहचान है और कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आप मेरे इंडिया में के साथ जोड़ सकते हैं? एक तो ये है कि इंडिया में एक तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। लोग कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हो गया, कपड़े तो उतने ही जितने लिए थे। लोग कहते ट्रेन छूट गई, अबे छूट तो तू गया, ट्रेन तो चली गई। लोग आपको भी कहते होंगे अरे कमलेश जी इतनी गर्मी करा रखी है, इतनी बारिश करा रखी। अपना कोई रोल नहीं है, जो है सो सामने वाले का। प्रधानमंत्री ने ये ट्रेंड बदला था, उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग चेंज हो रहे हैं। उन्होंने बदला, वो बदला। लेकिन जो भारत का, जो हमारे इंडिया का मामला है ना, वो यही है कि अपने को कुछ नहीं लेना, टेंशन लेना ही नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। हाँ, एक वो है कि एक नेताजी एक बार एक गांव में गए और गांव वालों ने उनसे कहा कि भाई हमारी नेताजी आप बहुत दिनों के बाद आए, 2 समस्याएं हैं बहुत जिनको आप हमारी पूरी करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए। बोले हमारे गांव में अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है। बोले अच्छा 1 मिनट। उन्होंने फ़ोन लगाया और उन्होंने 2 मिनट बातचीत की। उन्होंने कहा मैंने कह दिया है 1 आध हफ्ते में आपके यहाँ डॉक्टर आ जाएगा। और बोले दूसरी समस्या, बोले दूसरी समस्या कि पूरे गांव में कहीं भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। ओह क्या बात है ना, वाह। तो अभिनय कर रहे थे वो ज़ाहिरन की फ़ोन लगाने का। तो ये भी हमारे इंडिया में इस तरह के आश्वासनों का जो पुलिंदा है, जो अनवेरीफाइड है, किसके अकाउंट में क्या आएगा और इत्यादि इत्यादि कहा जाता है, फिर वो जुमला भी है। मैं मतलब इस तरह की राजनीतिक प्रचार जिसमें जिसका कोई आधार नहीं हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर में किसानों को भैंस लेकर के वो जा सकेंगे, मैं इस तरह का किसानों के लिए नीति ला रहा हूँ, तो आप वादा कर सकते हैं। स्कूटर में तो भैंसें गई हैं। हाँ,
चारा घोटाले में सारे वैसे स्कूटर पे गई जिस ट्रक अच्छा, का हाँ। उन्होंने दिया था, उसके नंबर स्कूटर के थे, BRS स्कूटर वाले, और उस पे उन्होंने पता नहीं कितनी भैंसे वो कर दी। और इंडिया में होता कि गमले में गोभी लगा के लोग करोड़पति हो जाते हैं। ये अच्छी लाइन थी। हाँ। देखो, हम लोग अक्सर जो है ना इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, अपने देश का। अपने गर्व करने वाली भी बहुत चीज़ें हैं। लोग कहते हैं गर्व तो भारत पे करो, इंडिया पे क्या। गर्व करने वाली भी बहुत चीज़ें हैं। क्या है आपको अपन किस पे? नहीं, मुझे तो सिर्फ इस देश के लोगों पे गर्व है। देश पे मुझे गर्व नहीं है उतना। देश के लोगों पे गर्व है कि इतना कुछ होने के बावजूद पूरी दुनिया ने आपको राइट ऑफ कर दिया था। क्या मतलब कितने दिन चला लेंगे ये लोग, इनसे क्या होने वाला है। और अपन 70-75 साल तक सरवाइव ही नहीं किए, थ्राइव कर रहे। यस, बहुत दुख तकलीफ है, बड़ी बॉडी में बहुत सारे घाव रहते हैं, पर उसके बावजूद कोई भी दुनिया में यार कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी नहीं, पूरा मैप छान मारो ग्लोब, कोई नहीं मिलेगा जहाँ पे इतनी भाषाएं बोली, इतनी भी, इसको लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भैया प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने प्रॉब्लम के साथ उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के जिंदा रह जाना। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से हाँ, रहा है, बहुत मुश्किल है। इधर कोई मिटा भी नहीं पाया। मतलब अरब से एक बेड़ा चला, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, कहीं नहीं रुक रहा था, गंगा में आके समाहित हो गया, इसके आगे ना जा पाया। अंग्रेज आए, आप सोचो यार, 10,000 लोग आते हैं, करोड़ों लोगों पर राज करने लगते हैं। यार लोगों की मतलब ठीक है, करो, हाँ, लड़ना है क्या, चलो हम तुम्हारी तरफ से लड़ते हैं, यहाँ के राजा को मारना मार देंगे। और जो हमारे इंडिया में अरे मिट गए हमें मिटाने वाले, देखे हमने बहुत जमाने वाले। तो उस समय दुनिया देखती हुई सोचती हुई कैसे पागल लोग हैं यार, इनको लूटने आया है, उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इनको लूट लेगा। नहीं लूट पाए भाई साहब, वो ब्रिटेन लूटा हुआ है, उधर प्राइम मिनिस्टर अपना है। हाँ सही में, है ना, और हमारा उसकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई है। वो भी हमारा मॉडर्न नहीं, हमारा ऋषि है। हाँ, और उनका समाज भी जो है टूट फूट के बिखरने वाला है। अपन इतने बिखरे हुए, हर आदमी एक जबान बोलने वाले देश होते हैं पूरी दुनिया में, एक जबान बोलते हैं वो। पाकिस्तान चूंकि इंडिया का हिस्सा था, वहाँ पे 4-5 जबानें थी, हाँ, एक हो गई सबको, बाकी को सिकंदर जब पूरी दुनिया जीत लिया तो उसको एक भारत के एक फकीर ने उसको ऐसा कायल कर दिया कि उसको समझ में नहीं आया कि क्या बयान क्या बोले। बाबर जब आया था तो उसने कहा, उसने 2 चीज़ें कही थी कि उसको यहाँ का मौसम पसंद नहीं आया, पता नहीं कैसा आदमी, लोग भी पसंद नहीं आए उसको। लोग पसंद नहीं आए, और फल पसंद नहीं आए। फलों से हमारे इंडिया के कुछ फलों की आप बात करें संजय जी। हाँ, हमारे इंडिया में मतलब बात करें तो अभी मैं लंगड़ा आया है मेरे घर में ताज़ा, हाँ, ताऊ को कुलदीप मैंने ने दिया। मुझे लंगड़ा दिया है। अच्छा, इतना तेज तीखा है थोड़ा, जो लंगड़े का जो मजेदार कसैलापन फ्लेवर होता है ना, और उसमें भाई साहब, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है उसमें। काकोरी से आया है वो। ओह, मतलब लंगड़े के बिल्कुल कोर ऑफ हाँ, लंगड़ा जो हाँ। एरिया है, मजा आ गया। तो इसीलिए वो लंगड़ा की बात करें। और अब मुझे लग रहा है कि आम के साथ जामुन का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रकृति ने बनाया ये। दिल्ली अकेला ऐसा महानगर है, मुझे बाकी जगह भी होंगे, लेकिन मैंने दिल्ली में देखा है जामुन के पेड़ के नीचे जामुन बिकते हैं। बाकी आम के पेड़ के नीचे मैंने कहीं आम बिकते हुए नहीं देखे, क्योंकि आम अमराइयों में होता, बाकी जगह होता नहीं है। जिस पेड़ के नीचे बेच रहे होते हैं उसी से तोड़कर जामुन का या कहीं और हाँ, से? एक्चुअली वो खुद ही गिरे होते हैं, उसको चुन के बेचते हैं। उनको चुन के बेचते हैं। ये फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, अकबर रोड, इस पे जामुन के बहुत सारे पेड़ हैं। और ये अंग्रेज़ों ने जिस समय डेवलप किया था उस समय उन्होंने यहाँ के फलदार वृक्ष लगाए थे। मंदिर मार्ग पे सारे पीपल के वृक्ष हैं। तो ऐसे अलग अलग मार्गों पे एक मार्ग है जिस पे पूरे नीम के वृक्ष हैं, 100 साल पुराने, 50-60 साल पुराने वो वृक्ष हैं। तो जिन रास्तों पे, फिरोजा रोड पे हमने इस पे आज तक के लिए स्टोरी भी की थी कि जामुन के पेड़ के नीचे जामुन बिकते हैं। और जामुन की खासियत ये है कि उसके पत्ते, उसकी जड़, उसकी लकड़ी, फल, बीज सारे उपयोगी हैं हमारे लिए। और पुराने बुजुर्गों ने जो रिसर्च किया है उन्होंने कहा कि अगर आम ज़्यादा खा लो, ये हमने 3 साल में एक बार बताया था, और उससे अगर अपच सी हो जाए आपको, तो 4-5 जामुन खा लो तो
वो पच जाएगा। अब वैसे काला नमक डाल के खाते हैं और कुछ लोग। जामुन ज्यादा खा लो। ज्यादा खा लो तो आम के 2-4 टुकड़े अच्छा। खा लो, उससे वो हजम हो जाएगा। बढ़िया। दोनों एक सीजन में आते हैं। और वो नाव का तला, सदियों से नाव का तला जामुन की लकड़ी का बनाया जाता है। अच्छा। जामुन की लकड़ी ताजमहल के नीचे हाँ जामुन की लकड़ियां हैं। हाँ। इसलिए यमुना के किनारे होते हुए भी वो डिगता नहीं है अर्थक्वेक आने पे। और जामुन पानी की का भी लकड़ी, नुकसान नहीं होता उसको। जामुन की लकड़ी की खासियत ये होती है कि जितना पानी में रहेगी, एक तो टेढ़ी नहीं होगी और दूसरा उतनी मजबूत होगी और ना वो खराब होगी। तो नाव का तला इसलिए जामुन का लकड़ी का बनाया जाता है कि वो सड़े नहीं, सड़ती नहीं है। और दूसरा, अगर आप पानी की टैंकी में जामुन की लकड़ी का एक लॉग, एक कुंदा उसके अंदर डाल दें तो आपका पानी नेचुरली प्योर भी होगा, और एक तो वो किसी तरह के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता उसमें, नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो इसलिए वो शुद्ध भी रखेगा प्राकृतिक रूप से। जामुन के पेड़ पे चढ़ना बड़ा ट्रिकी होता है। एक बार हमने 3 ताल में बात भी की थी। डाल मोटी दिखती है पर होती कमजोर है। हाँ, आप कभी कमजोर नहीं होती है, मतलब ब्रिटल होती है। हाँ, मतलब लचक जाती है तुरंत, या फिर टूट जाती है कई बार। लेकिन वही जामुन जब पेड़ में रहेगा तो लचक और जल्दी टूटने का क्षण भंगुर जिसको बोलते हैं वैसा रहेगा। लेकिन कटने के बाद जामुन की लकड़ी उतनी सख्त हो जाती है। इमारतों में शहतीर लगाते हैं, जामुन की लगाते हैं, या रथों के, गाड़ियों के, बैलगाड़ी जिस समय चलती थी उसके पहिए जामुन की लकड़ी के बनाए जाते थे ताकि वो बहुत मजबूत रहे और घिसे कम। तो जामुन की खासियत तो बहुत है। और लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में, केरल में अभी भी जामुन बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं। और जब जामुन के लिए, जब दक्षिण से ही लोगों ने, जो अंग्रेजों ने भारत की खोज की थी, या उससे पहले भी जामुन के इतने जंगल थे। कालिदास ने मेघदूतम में बहुत जिक्र किया है कि जब उस इलाके से आप जाओगे मेघ, तो वहाँ जामुन के बहुत अच्छे वृक्ष हैं, और उसकी बड़ी अच्छी उपमाएं दी हैं कालिदास ने। अच्छा। हाँ, और उन्होंने जो रत्नागिरी है वहाँ आम की फसल के बारे में मेघ को बताया है कि वहाँ पीले आम उस पहाड़ पे ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, तो उसका बड़ा अच्छा जिक्र है। और जामुन का बड़ा जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ से जब गुजरोगे तो वहाँ पर जामुन है, तो उसका स्वाद लेते हुए जाना। जैसे उन्होंने कहा कि जब तुम महाकाल की नगरी उज्जैनी से गुजरोगे तो वहाँ पर औरतें सुगंधित धुएं से अपने केश का श्रृंगार विन्यास करती हैं, और तुम वहाँ ज़रूर जाना और महाकाल के दर्शन करना। तो उस समय कालिदास ने भी उसका जिक्र किया है। तो जामुन अपने आप में, मतलब आम तो राजा है ही, तो जामुन का मंत्री कह सकते हैं। हाँ, या सेनापति। लेकिन इसमें अच्छी बात ये, मतलब मुझे देश का नाम आम पे नहीं है, जामुन पे, जामुन पे, जम्बूद्वीप। हाँ। और यहाँ पाया जाता है। गणपति को आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि जो डायबिटीज़ है उसके सबसे पुख्ता, सबसे आप कहें तो बहुत ऑथेंटिक जो मरीज़ हैं वो गणपति हैं। स्थूल शरीर है, मोदक प्रिय हैं, जामुन खाते हैं खूब, जामुन उनको पसंद है। तो जामुन इसलिए पसंद है कि उसको लड्डू के, उसको काटने के लिए जामुन चाहिए। विद्वान है तो जानते हैं कि किस चीज़ की काट कैसे की जाती है। 2 स्त्रियां हैं लेकिन उनके अपने कोई संतान नहीं है। संतान उनके मानस पुत्र पुत्रियां हैं जिनको आमोद प्रमोद और शुभ लाभ कहते हैं जी। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां। और जामुन के साथ ये भी कि कम फल ऐसे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा दूसरा कौन, एक शहतूत है जिसके 3 रंग होते हैं। हाँ, जामुन के हरा से वो लाल होता है, और हल्का गुलाबी से लाल होते हुए फिर वो जामुनी तक चला जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि जामुन और जमुना का बड़ा संपर्क है। जामुन भी काले हैं और जमुना भी सांवली है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ। और मतलब वहाँ से वो है ना, वो अच्छा, वो ताजमहल का जो जिक्र कर रहे थे, अभी वहीं पर ही जामुन की लकड़ी है और पीछे से जमुना गुजर रही है। तो जामुन की लकड़ी की ये खासियत है कि पानी में जितनी रहती है उतनी मजबूत रहती है, सड़ती नहीं है और सीधी रहती है। गुलाब जामुन पता नहीं कैसे वो मिठाई बनी, क्योंकि जामुनी रंग का होता है। नहीं होता है जामुनी रंग का, थोड़ा रेडिश। उसमें प्रयास तो होना चाहिए जामुनी बनाने का। हाँ, मैंने उसके गुलाब जामुन का इतिहास पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि गुल का मतलब एक तो फूल होता है और एक होता है पानी। अच्छा। तो पानी का मतलब वो चीनी का पानी, चाशनी। अच्छा। और उसमें वो जो जामुन की तरह के वो हैं गुल आब, तो उसमें इसलिए उसको गुलाब जामुन कहा गया। और ये ईरान से आई ये मिठाई। ईरान के लोगों ने मावे के साथ और उसके साथ ये प्रयोग किया। और उस मिठाई का, और भी कहीं किसी देश में कोई मिठाई है जिसका उसके साथ थोड़ा सामंजस्य है, लेकिन स्वाद और बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग है।
लेकिन ये ईरान से यहाँ अपने यहाँ आई और मुगलों के साथ तब जाके ये। मैं एक बार बाबा के साथ दावत खाने गया था एक जगह, तो वो क्या कर रहे थे, प्लेट में ना उनके गुलाब जामुन थे 8, तो देख रहा हूँ सब में से एक एक बाइट लेके रख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं अब ये लुढ़केंगे नहीं। ऐसे श्री भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, पर मैं कभी कभी करता हूँ और यह पाता हूँ कि भारत जैसा देश फल के मामले में भी कोई और नहीं। बिल्कुल सही। सबके अपने अपने फल हैं। पूरा मतलब पाकिस्तान के बाद तो सीधा टर्की तक सिर्फ खजूर है, उसके बाद कुछ नए फल जुड़ते हैं, फिर कुछ नए फल जुड़ते हैं। पर अपने यहाँ ना सेब भी है, आम भी है, जामुन भी है, खजूर भी है। हाँ, +40 से लेके -40 तक का इंतज़ाम हमारे यहाँ है। कहीं चले जाओ तो कहीं रेगिस्तान की लू चल रही है और वहीं उसी समय दूसरे हिस्से में बर्फ पड़ रही है। उधर कैर सांगरी की सब्जी बन रही है इधर। सही में। तो ये तो विविधता तो है। लेकिन ये एक चीज़ है कि कई बार जब आदमी अपने देश से दूर चला जाता है, NRIs खास तौर से, तो थोड़ा ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देते हैं हमारे देश के गाँव। जैसे वो कहते हैं कि यार तुम तो गाँव से आए हो और वहाँ तो पानी नहीं, मीठा पानी कुएं में निकलता है, पड़ोसी भाईचारा सब प्यार से रहते हैं। था ऐसा कभी होगा? अब पर तो जिसको आप बोल रहे हो वो AQI, कुएं का पानी मीठा था। वो जिसको आप बोल रहे हो वो AQI 583 में रहता है। उसका सिर उसके चाचा ने फोड़ दिया था 4 साल पहले। मतलब अब तो ये परिस्थितियां भी तो आई हैं गांव में हमारे, मतलब अब हमारे इंडिया में ये भी गांव तो में है। जाएं, गांव के लोग पंजाब के गांव में चले जाएं, वहाँ कैंसर के, हरियाणा के गांव में चले जाएं, कैंसर के मरीज ज़्यादा हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया। जितना नीचे पानी जा रहा अच्छा मिलने की वजह आर्सेनिक उसमें ज़्यादा है और लोगों को परेशानी हो रही है। हरियाणा के गाँव में सर्वे कराया कई NGO ने, तो वहाँ मतलब कई गुना ज़्यादा कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। तो अब गाँव वो गाँव नहीं रहे। ये जो हिंदुस्तान और भारत वाली बात है, तो एक बार आप ऐसा कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग भारत कहना पसंद, कुछ लोग हमारे देश को भारत कहना पसंद करते हैं। वो हिंदुस्तान इसलिए नहीं कहते कि उससे ये बात स्थापित होती है कि इस पर हक हिंदुओं का है या ये सिर्फ हिंदुओं का देश है। ये ऐसा है? ऐसा है। पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है उसमें भारत को इंडिया भारत कहा जाता है। भारत कहते हैं। भारत कहते हैं, या तो भारत कहते वो हैं, हिंदुस्तान इंडिया नहीं। कहते हैं। या इंडिया कहते हैं। फिर तो इंडिया कहते हैं। उनको लगता है कि एंड होने वाला है। पर तो वो तो मतलब आखिरत कयामत जिसको बोलते हैं वो भी इतने सालों से आ रही आती तो है। लेकिन वो ये कहते हैं प्रलय होने वाला है, बिल्ली के शाप से कभी कौवे नहीं मरा करते हैं। तो चाहे कितना ही इंडिया इंडिया कहते हैं, लेकिन तो वो कहते हैं हमको शान से इंडिया वाले। किसी और नज़रिए से कहते होंगे कि अगर पाकिस्तान की सरहद का एंड होना होगा तो किन के तरफ से होगा, तो हो सकता है इंडिया की तरफ से। खैर, राजनाथ सिंह जी सुन रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं और वो मोमोज, बार बार लौट के बिजार खबर में मोमोज आ जाता है। हाँ, एक वो शर्त लग गई 2 दोस्तों में कि कौन ज़्यादा खाएगा। एक युवक था और मतलब वो गोपालगंज की खबर है, बिहार के, और वो 150 मोमोज खा गया और सिर्फ 1000 रुपये की शर्त थी। और 150 मोमोज 150वां खाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये कैसा सनक, मतलब आपसे इस तरह की शर्तें तो ठीक हैं, पर आप वैसे आपको मोमोज प्रिय नहीं होंगे? नहीं है ना? हाँ, नहीं। आपका स्नैक्स क्या है, फेवरेट स्नैक? मतलब ऐसे पकौड़ी, चाय या? नहीं, चाय से भी, चाय मैं पीता नहीं और पकौड़ियाँ मुझे जमती नहीं उतनी, तो मैं डाइट मिक्सचर ही खाता हूँ। मूढ़ी, हाँ, चिवड़े, पोहे, ये सब हल्का लाइट रहता है। आपने वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो उसमें वो डेफिनेट और दूसरे वाले की जो शर्त लगती है बाइक कुदाने, तो कुदा देगा। अब तो तू टेक्निक जान गया, तो वो अल्टीमेटली उसको बेवकूफ़ बना करके वहाँ से कुदा देता है। और ये भी हमारे ही गांव है एक तस्वीर। और वहाँ पे इस तरह का कोई मतलब कोई किस्सा याद है आपको कि आपके? यार शर्त जो है ना, देखो मैं जिनका पुत्र होगा उनको तो दुख बहुत हुआ होगा। हाँ, और बेटा जवान चला जाए तो बहुत कठिन होता है। पर लड़का वो करते हुए मरा जो करना पसंद था उसको। मोमोज खाते हुए प्राण निकल गए। पर ये अच्छा होता है आदमी वो करते हुए जाए जो उसे पसंद है बहुत। जैसे एवरेस्ट पे कोई आदमी मर जाता है ना, तो मुझे बहुत दुख नहीं होता। कितनी ललक होगी उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, वहीं सो गया। कितना, जिससे ज़्यादा प्यार हो
उसको या मौला मुझे पॉडकास्ट करते हुए देना। तो अच्छा रहता है। नहीं तब तो बहुत कुछ होगा, जब तक आपका टाइम आएगा तब तक बहुत पॉडकास्ट आगे बढ़ चुका होगा। हाँ। पर मोमो 10 खाने से आदमी मर जाता है। 150 तक में 150 खा लिया और 149 तक जिंदा रहा। अद्भुत रिकॉर्ड है उसका। नहीं, खाने के तो शौकीन होते हैं वो। मिथिलांचल में जहाँ की मिट्टी का मेरा ये शरीर बना है, वहाँ लोग खाने के शौकीन होते हैं, खास करके बारातों में खाने के, श्राद्ध भोज में खाने के, पूरा भोजन आपका करने के मिथिलांचल बाद। से क्या रिश्ता है? ननिहाल का? नहीं, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा पड़ा। अच्छा। तो पूरा भर पेट खाना खाने के बाद वो जो मालदह आम होते हैं लंगड़ा, जी। वो 100-150 खा जाना उनके लिए आम बात है। या 150-200 रसगुल्ले खा जाते हैं। हाँ, तो एक पंडित जी ऐसे ही किसी भोज में गए और वो खाट पे लद के आए, चूँकि वो चलने की हालत नहीं थी। लोगों ने कहा इतना क्यों खाते, कि आ गए खाटे। उन्होंने कहा हम तो आ गए खाटे, उनसे पूछो जो चले गए सीधे घाटे। वो मर गए वहीं खाते खाते और उनको वहीं से ले जाएगा। तो खाने का शौक होता है, उसको शौक की कोई कीमत नहीं होती। जान की कीमत दे के भी जान की बाजी लगा के। यार देखो, शौक पूरा दार्जिलिंग होना का चाहिए। मोमो हो ना संजय जी, तो मैं 10 खा लूं। गोपालगंज का मोमो ना रिवाल्वर कनपट्टी पे रखेगा तो 2 टच करूंगा मैं, उसके बाद कहूंगा मार दे। अच्छा, ये क्या है? शुभम गौर आए थे पिछले 3 साल के एपिसोड में ना, उन्होंने मुझे ये रील भेजी थी, और चूंकि अभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुना दूंगा, ये छोटी सी है और ये खाने और उसी से जुड़ी हुई है, और इसमें नोएडा का भी अक्स है। तो ये इसका सिर्फ ऑडियो सुन लेंगे, बाकी इसमें 2 लोग हैं, छाती खोल करके, शर्ट की बटन्स खोल करके खड़े हैं, उनकी तरफ कैमरा करके एक व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है। हाँ। मथुरा वृंदावन होटल पे भी है, दोनों भाइयों ने, शिरपाल ने, जोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी, और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं, पेट आ जा रहे हैं अंबर। मथुरा वृंदावन होटल में भी शेरपाल और जोगपाल ने मथुरा वृंदावन के होटल में 83-80 रोटी खाने का रिकॉर्ड बनाया। 40 और 43। हाँ। तो इस मतलब ये भी एक अपना वो है, सिर्फ मिथिला का ही इस पे हाँ, एकाधिकार कॉपीराइट नहीं है। एक बात, मिथिला में शादियों में बौरो भी होते थे। ऐसे लोग जो ज्यादा हाँ, खाते हैं। हाँ। जो ज्यादा खा सकते हैं वो मशहूर होते थे इलाके उनको में, ले जाया जाता था ले बारात जाया में जाता था कि स्पेशली। आप जरूर आइएगा, क्योंकि उधर अपनी इज्जत दिखानी है कि हम कितना खा सकते हैं। हाँ, तो वो लोग अगर मीट खा रहे हैं तो हड्डियों का ढेर बगल में, हाँ, और सारा तो घर के लोग जो हैं वो इसलिए कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, जैसे मोमो वाले भाई चल बसे। हाँ। एक एम्बुलेंस भी मंगा के रखते थे। नहीं, तो उस समय ये सब कहाँ होता था, एम्बुलेंस का चक्कर वगैरह नहीं था। तो जो होस्ट होते थे वो आके प्रणाम करते थे उनको, ये कहते थे कि हमारा भंडार खाली हो चुका है, कृपया हमें माफ करें। ठीक है, वो तब होता था जब वो बहुत कुछ निपटा होता, मतलब 50-60 रसगुल्ले निपटा गए थे, 60-80 मालदा आम निपटा गए थे, सब सामने सबूत के रूप में रखा हुआ है। ये तो हम लोग खुद मतलब सबूत भी रखते थे उसमें। हाँ, तब ये कहने आते थे कि भाई साहब हमारा भंडार खाली हो गया है, हमें बहुत दुख है कि हम आपको पेट भर खिला नहीं पाए। ठीक है, तब भी वो जो बोरो प्लेयर, वो ये नहीं कहता कि नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वैसा नहीं। वो कहता था हाँ अब चलते हैं, एक अफसोस रहेगा कि आपके घर से खाली पेट गए। ठीक है, तो कभी कभी कोई जिद पे आ जाता था। हाँ, कुछ लड़के जिद पे आ जाते थे कि चल आज इसको दिखाते हैं, तो फिर उसको रिवर्स तंग करते थे नेक्स्ट मील में। हाँ, कि उसको मुश्किल चीजें देंगे, मुंडी दे देंगे बहुत सारा, हाँ, है ना, बकरे की पूरी मुंडी दे देंगे, और फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं रसगुल्ला मत दो, अरे दो कंतरी और गिरा दिया। हाँ। खाइए खाइए भाई साहब खाइए, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो खा ही सकते हैं, है ना। बदला। तो ये मिथिलांचल में एक खासियत और है कि वहाँ शादियों की जो बघार चलती है, जो बढ़ार की, जो उसमें 3-4 घंटे तो पंगत चलना आम है, क्योंकि उसी पत्ते पर आपको, चूँकि वो छागर की बलि भी देते हैं, वो भी आप खाइए, जिसको आप मटन कहते हैं, वो भी, मछलियाँ भी उसी पर चल जाती हैं, खीर भी उसी पर आ जाती है, रसगुल्ले, मतलब ऐसे हम लोगों को रोक दिया जाता था कि तुम बाजार के लोग हो, तुम्हें परोसना नहीं आता है। बोले तुम 4-4 दोगे, बारात वाले गुस्सा हो जाएंगे कि क्या कैसे कंगालों के आए तो 4-4 रसगुल्ले दे रहे हैं। वो ऐसे हाथ उठाते हैं और उसमें वो झल देते हैं, जितने 10, 20, 30 जितने आए उतने, थोड़े कम दो तो उनको बुरा लग जाता है। और वो एक तरफ
हड्डियों का स्तूप बना रहता है, दूसरी तरफ मछली के कांटों का स्तूप बना रहता है। स्तूप और कितना सुंदर शब्द है इसके लिए। आम का अगर वो हो तो आम के छिलकों का, गुठलियों का ढेर रहता है। तो एक बार ऐसे ही बारात थी और बारात में उन्होंने कहा कि अब वो किया जाए, आचमन कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बोले अब कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा घर में चिवड़ा तो होंगे, वही ले आओ, दही चिवड़ा ही खा लेते हैं थोड़ा। और बाद में उन्होंने यही कहा कि थोड़ा अफसोस ही रहा कि भरपेट खाना नहीं। और मैथिल ब्राह्मण जो दही निपटाते हैं ना, वो कैमरे पे तो दिख जाएगा, वो जब सामने पत्तल पे दही होता है तो आप वंडर करेंगे कि कैसे जा रहा है। हाँ। वो हाथ यूं जाता है, अच्छा, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस एक यहाँ से धारा बनी होती है। हाँ, ठीक है, ये मुझे वो याद आया और वो अंतहीन होता है। अंतहीन क्या, अगर गर्मियों की बढ़ार हो तो उसमें फिर एक अवसर ऐसा भी आता है कि वो खाते खाते वो यहाँ तक, अच्छा, यहाँ से वो पसीने के साथ आ जाता है, फिर उसको भी यूं ऐसे करके बाहुबली, ये इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा जो लोग उसको भी संभालते हैं वो। बाहुबली में जब वो राजकुमारी को एक साथ 2 तीर चलाना सिखाते हैं तो ऐसे ही है, नादद्वय बहिर्मुखम प्रहार, ऐसे करके वो फॉर्मूला है। हाँ। तो उससे मतलब वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हाथों का जो मूवमेंट है उसको रिलेट कर लें, जो लोग ऑडियो में सुन रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत पुराना बचपन का चुटकुला है कि एक शादी में गए अपने बेटे के साथ, तो उनको पहले ही बोला कि पानी मत पीना, खाने पे फोकस करना। तो खा रहे थे तो बाप ने नोटिस किया कि बेटा तो बीच बीच में सिप पानी का ले रहा है। तो उठने के बाद उन्होंने जब अपने घर के रास्ते में थे तो 2 चमाचे लगाए कि तुमको बोला था कि पानी नहीं पीना, और तुमको मैंने देखा तुम पानी पी रहे, तो तुम खाओगे क्या? तो बेटे ने बोला कि अरे पापा, आजकल का बाबूजी ये नया है बेटा, पहले जो जाता है फिर उसको लेवल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पानी लेयर, उसका लेयरिंग बना रहे थे, इसलिए तो उसको 2 तमाचा खींच के मारे। पहले कहीं नहीं बताया। हाँ, ये टेक्निक है तो हमको कहीं नहीं बताया। नादद्वय मणिबंधनम बहिर्मुखम। हाँ, एक रऊफ लाला सुनाते थे, पाकिस्तान के कॉमेडियन, एक वो सुनाते थे कि पठान के हिसाब से बताते थे कि एक पठान है, उसको किसी ने खाना रखा तो वो कहता है, ये क्या मजाक है, ये 80 रोटी मेरे सामने रख दिया, मैं कोई डंगर हूँ, मैं कोई जानवर हूँ क्या, इधर आओ, ऊपर से 3 रोटी लेके जाओ। अगली बिजार खबरों में बढ़ते हैं। ज़्यादा खाने और खाने की शर्तों पे जो आपके किस्से हैं वो भेजिएगा। एक डच इंटरनेट कारोबारी हैं जोहानिस जरबेयर, वो वेस्ट अफ्रीका का देश है माली, गरीब देश है, उसका डोमेन मैनेज करते हैं, इंटरनेट डोमेन। और उन्होंने ये खुलासा किया है कि अमेरिकी सेना की एक बेहद गोपनीय फाइल्स पिछले कुछ बरस से लगातार माली पहुंचती रही हैं ईमेल के ज़रिए। कैसे पहुंची? उसमें यह है कि अमेरिका की सेना जो है MIL डोमेन का इस्तेमाल करती है, MIL का, लेकिन मेल भेजते समय गलती से डोमेन नाम में सिर्फ ML टाइप हो गया, जो माली का डोमेन है। तो सारी जानकारी माली पहुंच गई एक टाइपो की वजह से। तो मुझे वो याद आया कि कपिल सिब्बल ने जब कांग्रेस छोड़ने की बात पिछले साल कही थी, तो ताऊ मतलब तो तब ये आया था ना कि मीडिया में इस्तीफ़ा जो है वो 16 मई को ही दे दिया था, पर खबर बाद में आई। तो ताऊ ने एक ट्वीट किया था उस टाइम पे कि कपिल सिब्बल सेंट हिज रेजिग्नेशन ऑन May 16। दिस न्यूज़ कुड हैव लीक्ड ओनली इफ समबडी एट अकबर रोड हैड बॉदर्ड टू ओपन द एनवेलप। वाह। इसमें भी अमेरिका निश्चिंत होगा कि कहाँ ही फुर्सत होगी, लोग ईमेल चेक करेंगे। पर टाइपो से आजकल किसी के घर एनवेलप भेज दो, हाँ, कौन खोलेगा? कोई नहीं खोलता। हाँ, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता एनवेलप में कुछ आया और वो स्पैम नहीं है। आजकल एनवेलप में स्पैम आते हैं। सही। लेकिन टाइपो से खुदा जुदा वाले तो कई, हम लोग जिस माध्यम में काम करते हैं संजय जी, हमने तो बहुत किस्से देखे होंगे कि टाइपो के, टाइपो में बहुत सारी चीज़ें, मतलब खुदा जुदा तो बहुत सारे लोगों को ये बताएं कि उर्दू जब लिखते हैं तो खुदा में सेम अक्षर वैसा ही आकार है, उसके ऊपर नुक्ता लगाते हैं वो खुदा हो जाता है। अगर उसको बीच में लगा दें नीचे की तरफ तो वो ज शब्द हो जाता है। एक जगह हेडलाइन देखी थी, एक डिजिटल वेबसाइट पर एक खबर लगी हुई थी कि एक व्यक्ति की अगवा कर हत्या वो लिखना चाहते थे, ट्रेन से अगवा कर हत्या, अ की जगह उन्होंने सिर्फ गलती से हा हो गया था। और वो 3 घंटे चलती रही, 2-3 घंटे में हम लोग यहाँ से देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे कि देखते हैं कितनी देर तक चलती है। वो चलती रही, 3 घंटे बाद उन्हें सुध आई और उन्होंने उसको बदलने का वो किया।
नहीं, टाइप ऑफ मिस्टेक में कई बार बोलने वाले भी कर देते हैं। दूरदर्शन पे एक स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी का कोई शो था जिसमें जो लेडी थी उसको पता नहीं था कि कैसे प्रोनाउंस करना है, और डॉक्टर जलील थे और उनके साथ बातचीत करनी थी। आप सोच सकते हैं, उन्होंने लाइव शो था दूरदर्शन में, रांची दूरदर्शन में, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ हैं डॉक्टर जलील, और ऐसा उसका डॉक्टर साहब ने लाइव वाकई जलील हुए। बिल्कुल वो सब फेंक फाँक के उन्होंने कहा कि आपको तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है बोलने का। तुरंत बोर्ड आया रुकावट के लिए, खेद है। हमारे यहाँ सही है, हमारे यहाँ जलील भी जलील है और जलील भी जलील है। हम जलील को जलील करते हैं। उतना उधर नुक्ते का नहीं है ना, झारखंड बिहार में नुक्ते का कोई जोर नहीं है। हम लोग बिंदी बिंदी में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हिंदी में इंडिया विश्वास करता है ना। मैंने वो अभी रांची में ही मैंने देखा कि एक मेन्यू लिखा हुआ है मोमो का, या उसका वो शॉप था, उसमें लिखा है हाफ प्लेट TONTY, नहीं फुल हाफ प्लेट TONTY 20 रुपीज़, और फुल प्लेट TATTI 30 रुपीज़। लेकिन ईमेल्स करने में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। मुझसे कॉल में बहुत होती है। जैसे हमारी टीम में आज एक साथी हैं कुमार केशव, मैं उनको फ़ोन कर रहा था, उनका जन्मदिन है आज, तो मैंने किसी और केशव को फ़ोन कर दिया। कई बार होता है कि कोई अर्जेंसी में आप फ़ोन कर रहे हैं, कि आप जैसे यहाँ ही रिकॉर्डिंग हो रही है और आप फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी ये काम, और आपने गलती से सेम नाम के किसी और व्यक्ति को फ़ोन कर दिया। अब जिसको आपने गलती से किया है उसको आपने 1 साल बाद फ़ोन किया है। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उससे 2-4 बातें ही कर लें, आप ऑलरेडी इमरजेंसी में हैं। तो वो उसका कोई अगर हैक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उसको कैसे जल्दी निपटाया जाए। ताऊ के पास हो सकता है कोई हैक। हाँ, इनके पास अननोन अनवांटेड कॉल्स को जल्दी काटने का कोई है? नहीं, जैसे मैं चलिए बोलने लगता हूँ एक हिंट देने के लिए। अच्छा चलिए ऑफिस का एक कॉल आ रहा है। चलिए नहीं, ये नहीं बोलता हूँ चलिए से, वो मुझे लगता है कि शायद वो समझे कि मैं थोड़ा अर्जेंसी में हूँ, गलती से लगा दिया। पर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे फ़ोन चूँकि मैं करता नहीं कभी, तो मुझे ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत कम फ़ोन करता हूँ। रिसीव करते हैं हम? मैं रिसीव करता हूँ ज़्यादा, मैं फ़ोन ऐसे करता नहीं, और करता हूँ तो काट देता हूँ। क्योंकि फ़ोन तो कट सकता है ना। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ, नेटवर्क ख़राब है, आप चलिए इत्यादि में क्यों टाइम बर्बाद करें? अगर अर्जेंट है तो फिर बाद में एक्सप्लेन कर दीजिए, कट गया था। ये है गुरु ज्ञान, सही बाबा का ज्ञान, सही कट गया था। वो बोलेंगे नहीं आपने काटा क्या? नहीं, कट गया होगा। एक वो भी है कि ईमेल, आप ये समस्या का सामना करते होंगे फील्ड से कभी काम करते हुए। ईमेल, लोग कहते हैं दुनिया चांद पे चली गई, पर ईमेल अब भी 25 MB से ज़्यादा का नहीं भेज सकते। हाँ, सही है ना। तो जब फाइल्स अटैच करके ईमेल के साथ भेजनी हो, और आपने हाई रेजोल्यूशन अगर पिक्चर्स ली हैं या वीडियोस लिए हैं, तो अटैच करें तो 25 MB से ज़्यादा नहीं जाता है। फिर वो टेलीग्राम और दूसरे तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी भी कम्युनिकेशन में ईमेल में आप लिमिटेशन पाते हैं कि व्हाट्सएप आप बेहतर, जैसे आप जब व्हाट्सएप से अगर हम वीडियो भेजते हैं, जैसे हम वॉक थ्रू किया, किसी के साथ बातचीत की, पहले ये था कि 18 या 16 MB तक का जाता था, या 2 मिनट 50 सेकंड से ऊपर का नहीं जाता था। आजकल इन्होंने कुछ सुधार किया है, 5-5 मिनट के वीडियो सिंगल टेक में जाते हैं, एक टुकड़े में। तो कुछ किया है इन लोगों ने, मेटा वालों ने। मतलब आप ईमेल से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं मतलब? हाँ। तो ईमेल और टाइपो से जुड़ी हुई अपने अनुभवों को हमसे शेयर कीजिए। आगे बात करने वाले हैं चांद, चंद्रयान और चांद से जुड़े मेटाफर्स पर, और फिर आपकी चिट्ठियाँ पर एक ब्रेक के बाद। तीन ताल सुन रहे हैं आप संजय जी, ताऊ और सरदार के साथ। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तीन ताल 21 जुलाई है, ये 22 जुलाई को रिलीज़ होगा। एक दिन पहले यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के कदम पहली बार 20 जुलाई को ही 1969 में चंद्रमा पर पड़े थे। और हमारा जो मून मिशन है चंद्रयान 3 का, सुखद संयोग है कि उसी के आसपास पड़ा है, और वो अभी मिशन जारी है, वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। तो हम ये चौथे देश होंगे ताऊ, चंद्रयान अगर हम चांद पर पहुंच जाते हैं सफलतापूर्वक। अभी वो शायद आखिरी ऑर्बिट क्रॉस की है हमारे चंद्रयान ने, और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग प्लान्ड है। तो प्राउड फील कर रहे हैं इसमें थोड़ा? हाँ, साइंटिफिक अचीवमेंट में मैं प्राउड फील करता हूँ। कुछ चीज़ों में मैं भारत, चूँकि यहीं रहता हूँ,
यहाँ का नागरिक हूँ, यहीं जन्म लिया है, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इनफैक्ट अभी भी उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में कार्टून बनते हैं कि इनको खाने का कुछ नहीं है, इनका शहर डूबा हुआ है, चांद पे रॉकेट भेज रहे हैं, पर सब अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हम वहाँ जाकर अगर कुछ दुनिया के नॉलेज में, ये सिर्फ अपना नॉलेज नहीं होता ना, सिर्फ स्वांतः सुखाय नहीं होता है, चांद के बारे में दुनिया में जो ज्ञान है उसमें अगर हम कुछ वृद्धि कर सकें तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अब है कि हम कर पाएंगे या नहीं। पिछली बार जो है वो दुर्घटना हो गई थी एक तरह से कि हम लैंड वहाँ तक जाकर लैंड नहीं कर पाए, है ना। किस्मत की कम नसीबी के टूटी कहाँ कमन, उस टाइप का जबकि लबे बाम रह गया। तो इस बार शायद वो ठीक ठाक हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। और चांद के बारे में जैसे भी हम कह रहे थे, दुनिया चांद पे चली गई, ईमेल अभी 25 MB का है, उसके ये भी एक बड़ी दुनिया चांद पर चली गई और इसके साथ बहुत सारे वाक्य जुड़ते हैं। एक जगह वॉशरूम में लिखा हुआ था कि दुनिया चांद पर चली गई, तू अब भी यहीं बैठा है या दुनिया चांद पर चली गई, तू अब भी अपने चप्पल की बद्दी में डोरी लपेट रहा है ना। ये एक मुहावरा है कि तू कितना पिछड़ा रह गया। तो जब हम भारत चांद पे पहुंच जाएगा तो बिल्कुल इसमें गर्व की, दुनिया ही नहीं भारत भी चांद पर पहुंच चुका है। कुछ चांद से जुड़े हुए कुछ जो हमारे भाषा में चांद के मेटाफर्स आए हैं उस पर मुझे बात करनी है संजय जी। और कोई अगर आपको याद आए कोई ऐसी बंदिश जो चांद पे हो तो वो भी आज हो, कोई गजल हो तो वो भी। मुझे तो एक दोहा है वो याद आता है जिसमें गोरे मुख पे तिल बन्यो ताही करूं प्रणाम, मानो चंद्र बिछाए के पौढ़े शालिग्राम। कि शालिग्राम चंद्रमा बिछा के और उस पर गोरे मुख पे तिल है। लेकिन कहते हैं कि चांद का हुस्न भी ज़मीन से है, चांद पर चांदनी नहीं होती, यहीं से दिखाई पड़ता। वहाँ तो बहुत तेज़ सूरज की किरणें आती हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि राजेश जोशी उन्होंने एक बहुत चांद की वर्तनी को लेकर बहुत सुंदर कविता लिखी। तो मैं चाहता हूं कि अपने 3 ताली दर्शकों से, श्रोताओं से उसको वो किया जाए। चांद लिखने के लिए चा पर चंद्र बिंदु लगाता हूँ, चांद के ऊपर चांद धर के इस तरह चांद को 2 बार लिख जाता हूँ। उसके चंद्र बिंदु वाले चांद की शेप की बात, उसकी भी बात करने। चांद की एवज सिर्फ चंद्र बिंदु रख दूं तो काम नहीं चलता, भाषा का आधा शब्द में और आधा चित्र में लिखना पड़ता है। उसे हर बार शब्द में लिखकर जिसे अमूर्त करता हूँ, चंद्र बिंदु बनाकर उसी का चित्र बनाता हूँ। आसमान के सफ़े पर लिखा चांद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हर दिन अपनी वर्तनी बदल लेता है। क्या बात। चंद्र बिंदु बनाकर पूरे पखवाड़े की यात्रा वृत्तांत का सार संक्षेप बनाता हूँ। जहाँ लिखा होता है चांद उसे हमेशा 2 बार पढ़ना चाहता हूँ। चांद चांद। बहुत सुंदर है। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी गई। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। चांद पे लेकिन यार वो मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ, ऐसे गाना है बहुत पुराना है कि चलो अक्सर सोचते हैं वंस इन अ ब्लू मून, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। क्यों, क्या होएगा उधर? अंधेरा है ये हम जानते हैं। हाँ, अंधेरा यहाँ भी होता है भाई साहब, लाइट ऑफ कर। एक है वो कि चांद सी महबूबा है वो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। फिर चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक्नी की क्रीम लगवा लो। इस तरह से किसी लड़की को ह्यूमिलिएट करना कि तुम्हें मुहासे हैं, कील मुहासे, आप इस स्तर पे गिरोगे। दिस पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर कि बिल्कुल तुम तो चांद जैसी हो। हाँ, वही तो है। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तरा, कुछ ने कहा है चांद है, कुछ ने कहा। ये तो आप गाते होंगे। हाँ, ये उसमें कैसे 14वीं की रात को कुछ ने क्यों कहा? हाँ, सबको अलग अलग दिखा। हाँ, ये इंशा साहब ने बताया नहीं है कि कुछ ने कहा। इसका मतलब है कि इस बात पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, शी इज प्रिटी। हाँ,
कुछ नहीं कहा है, सही कंटेंशन है उसमें, कंटेंशन है। यही चीज जो है ना लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए, कि कभी भी बोले ना कि ये हम विश्व गुरु हैं, तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब लोग बोले कि अपना देश बिल्कुल गर्त में चला गया है, तो कुछ लोग होने चाहिए नहीं भाई ऐसा नहीं है। हाँ। जो ये कहें कि ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर जब से वो चांद ना गया तब से वो, जब से वो चांदनी गई, क्या दोनों बार जब। और चांद हमारे ये रिश्तेदार कहाँ कहाँ भी होता है ये हैं? जब दोनों बार जब बोलते हैं, हाँ जब तुम आओगे जब जाएंगे। हाँ जब, हाँ जब फ्रिज से बोतल निकालोगे जब ही तो होगा। जब तब और अब, हाँ इसका हमने बैंड बजा रखा हाँ है। हाँ वो है, ये मैंने भी सुना है, पर कहाँ होता है मुझे मालूम नहीं है। पर जब मेरे कुछ दोस्त हैं वैज्ञानिकों जो की ये ऐसे खबर आई कि चांद पर बर्फ होने के सबूत मिले हैं, तो तिलक नगर में बहुत खुशी हुई। उन्होंने खाली कहा, बोतल अब- लेके जानी अब तो सिर्फ एक बोतल और नमकीन का पैकेट लेके जाना है, बर्फ तो वहीं पर है। एक चांद हमारा रिश्तेदार भी है, मामा मामा भी है। और चंदा मामा। मामा तो शिवराज चौहान ही वो जगह ले चुके हैं, चंदा मामा अब नहीं रहे। धरती माता है और चांद हमारा मामा। कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ। बचपन में जो चंदा मामा हुआ करता था, जवानी में उसी में महबूब नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? जैसे इतना हमने चांद को महबूबा से कंपेयर किया, चांद को रोमांटिसाइज किया। हमारे पास और भी, हमारे पास तारे थे, सूर्य ऐसा था। नहीं है, जबकि वो सब नहीं है। मामला ये है, हाँ सूरज को देख के फटती है, हाँ देख ही नहीं पाते। सही, कभी उसको निहार के देखा ही नहीं किसी ने। नहीं देखा। सुबह जो दिखता है वो एक्चुअली सूरज नहीं होता, और शाम को जो डूबता है वो भी सूरज नहीं होता, वो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है, जो कि चांद पे भी है। हाँ अपन देख पाते, अरे भैया पूरे अरब में तो चांद जो है वो मेन देवता है। हाँ अपने यहाँ तो सूर्य देवता है, क्योंकि अपन थोड़ा सा ठंडा भी है। पूरे अरब में चांद मेन देवता है, क्योंकि भाई साहब सूरज से बहुत जलती है यार। उनका आगमन होता है तो आदमी तड़प तड़प के इंतजार करता रहता है कब ये जाए, हाँ और वो ठंडक लाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला वो आए। भले चांद के इसीलिए चेहरे exaggerate किया गया। पे भले चांद के चेहरे पे झाइयाँ हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद चांद महबूब तो है, क्योंकि वो ठंडक देता है और हमारे मन के करीब है। कहते चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, वो हमारे मन को खींचता है। और तभी वो कहते हैं कि पृथ्वी में भी 3 हिस्सा पानी है, शरीर में भी 3 हिस्सा पानी है। तो जब पूर्णिमा की, अमावस्या की रात होती है, शाम होती है, उस समय होता है पूर्णिमा अमावस्या का, तो समुद्र में ज्वार भाटा ज़्यादा आते हैं, आदमी पागल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पानी उछलता है और उससे वो पागलपन के दौरे लोगों को ज़्यादा बढ़ते हैं। भेड़िए इसका मुंह उठा के हाँ वुल्फ्स जो हैं वो हाँ आवाज देने लगते हैं। और प्रेमियों के दिल ज़्यादा जलते हैं अगर वो विरह में हो तो। अच्छा तो हाँ ये स्थिति है। तो फिर वो चकवा, चकोर, पपी है, इन सब की कल्पना की गई है कि कवि ज़्यादा कविता करते हैं, चोर चोरी करना कम कर देते हैं जब पूर्णिमा की रात होती है। अमावस्या की रात में चोरियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि तब चांद नहीं होता पहरेदार के रूप में। हमें क्या मतलब ज़माने भर की ईदों से, हमारा चांद दिख जाए, हमारी ईद हो जाए। क्या बात है। और ईद का चांद भी होता है, हाँ ईद का होता हाँ जो नहीं दिखता है। हाँ, चूंकि द्वितीया का चांद होता है, वो थोड़ी देर को होता है, बिल्कुल एक रेखा की तरह पश्चिम के आसमान पे उभरता है और थोड़ी देर में गायब हो है। जाता एक इसी को दूसरी तरह से लिखा है कि ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई। क्या बात है। एग्जैजरेशन है, आप खुश हो लीजिए इस पे, लेकिन हाँ, थोड़ा तो unrealistic वो सा है। शायरी है। चांद वही तो है। मैंने भी इस बार ईद पे सिर्फ इतना लिखा, तुम्हारी दीद हुई, हमारी ईद हुई। चांद यही है कि चांद का तसव्वुर, चांद को देखना तो बहुत बड़ी बात है। वैसा है जैसे मोर को देखना, सिर्फ चांद का तसव्वुर है, वही आपको ऐसा, आपके शरीर में जो जल तत्व है उसको इतना उद्वेलित कर देता है। तो जिसका ख्याल ही इतना वो कर दे, कनक कनकते 100 गुनी माँ तकता है, देखा है। तो देखने के बाद तो आदमी का पागल होना स्वाभाविक है। एक रिकमेंडेशन है, हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, वो पढ़िए और उसके बाद अगली चिट्ठी में बताइए कैसा लगा। चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ मैं, जो आई हैं।
पहली चिट्ठी आई है बरतानिया के एनसीआर से, अज्ञे की, अज्ञे नाम से लिखते हैं ये, और शुरू यहाँ से, नोएडे का जो जिक्र किया तूने ए हमनशी। क्या तीर बात सा। है, क्या बात बहर है। देख रहे हैं? हाँ, नोएडे का जो नोएडे। जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। हाय हाय हाय। नोएडा वाला एपिसोड गजब था। नोएडा या न्योडा या नवेडा से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 2000 से 2007 तक मैं भी नोएडा में था, पहले पढ़ाई और फिर रोज़गार के सिलसिले में। अब भी नोएडा जाना लगा रहता है क्योंकि अब वहाँ ससुराल है। हालांकि जैसे यादों के शहर होते हैं, तब का नोएडा कुछ और था। अब तो पता नहीं क्या ही है। उस समय डीएनडी बन ही रहा था, कोई मॉल नहीं था और शहर में उतनी भीड़ नहीं थी। हम ब्रह्मपुत्रा पे करारी आलू टिक्की खाते थे, जलवायु विहार में चंदा मोमोज और सेक्टर 37 में टी शॉप पर ग्रिल्ड सैंडविच और दार्जिलिंग टी पीते थे। 12-22 से गाजियाबाद वाली बस में खोड़ा गांव होते हुए, ये पूरा रूट मैंने देखा हुआ है, मतलब अक्सर मैं यहाँ से गया हूँ। मेघदूत की तरह है जो पूरा रूट बता रहे हैं। और वहाँ पे वो बैठी होंगी अपनी जुल्फों को सुगंधित धुएं से। 12-22 से गाजियाबाद वाली बस में खोड़ा गांव होते हुए सेक्टर 63 की तरफ जाते हुए ऐसा लगता था कि धर्म पैलेस या अलका पे चल रही किसी बी ग्रेड मूवी में साक्षात उतर आए हों। उसी बस में कॉलेज के एक सीनियर से जीवन का एक दार्शनिक सिद्धांत सीखा। एक दिन मैं और वो बस में चढ़ गए। मैंने टिकट लेने के लिए जेब से पैसे निकाले तो उसने बोला, अबे अंदर रख ले इसे। मुझे लगा अच्छा सीनियर है, मेरे टिकट के पैसे भी दे रहा है। लेकिन जब कंडक्टर आया तो भाई ने बोला स्टाफ है। कंडक्टर बोला काहे का स्टाफ है, इसमें स्टाफ नहीं चलता। सीनियर बोला अपना स्टाफ है। कंडक्टर ने बोला हैं? मैंने और पास के 2-4 लोगों ने भी हैं भरी नज़रों से देखा। सीनियर ने फिर बोला, अबे बोला ना अपना स्टाफ है और आज से चलेगा। मुझे लगा कि अब बी ग्रेड मूवी का एक्शन सीन शुरू होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद शुद्ध देशज भाषा में चटपटी बातें होती रहीं और अंततः टिकट नहीं लिया गया। स्टाफ चल गया हम दोनों का। चौड़ा गांव आया और हम बस से उतरे बिल्कुल स्क्रैच लेस। क्या बात है। और खूब चौड़े होकर। ये मेरे कॉलेज का पहला महीना था। उसके बाद तो 7 साल वहाँ बिताए। सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स में ये वाला सबसे अच्छा लगा। शुभम की कहानियों और उसके किरदारों में जो ठेठ आंचलिकता है उसे मिस कर रहे थे। पूरा एपिसोड ठहाकों से भरा था जैसा सीज़न 1 में होता था। अलग अलग बिंब सामने आ रहे थे जैसे सीज़न 1 में आते थे। आई थिंक सीज़न 2 हैज़ फाइनली अराइव्ड। जय हो बरतानिया के एनसीआर से अज्ञे। वाह, यानी सारी आवारे गर्दियों को रफ्तार भी यहीं नोएडे से मिली और ब्रेक भी नोएडे में ही लगा। बहुत बढ़िया अज्ञे भाई, चिट्ठी आप लिखते हो। वाह, लिखते रहिए। इनका जो लगभग पूरा नोएडा उस वक्त जितना होता था उतने का वर्णन उन्होंने सही कर दिया। में। हाँ। और उसमें बस आ गया, स्टाफ चलाना आ गया, तो सही। जो बच्चा 12-22 होते हुए ना आप नोएडा के केंद्र में होते हो। नोएडा नाम का जो सपना है हाँ, वो एक्चुअली शुरू वहीं से होता है। सही, बिल्कुल। 12-22 सेक्टर 18 में आके तो नोएडा बदल जाता है। हाँ, फिर तो नोएडा इंडिया हो जाता है। सेक्टर 18 में। अगली चिट्ठी ये हाथ से लिख करके आई है। अरे वाह। और इसका प्रिंट उन्होंने फ़ोटो खींच के इसे भेजा है, तो मैं इसका प्रिंट पढ़ रहा हूँ। ये एक 20 साल की लड़की ने भेजा है देहरादून से, और उन्होंने नाम ना बताना चुना है। ओह। जय हो, मुझे कई दिनों से इच्छा थी कि मैं कोई चिट्ठी लिखकर भेजूं। आज रात के खाने के बाद अपने घर के आगे की सड़क पर टहलते हुए मैं बस यही गौर कर रही थी कि उस सड़क के आसपास के घर और लोग कितने बदल गए हैं, और कुछ साल पहले और आज के दृश्यों में कितना अंतर है। मुझे याद है मेरे बचपन में हमारे क्षेत्र में लोगों के घरों में बाउंड्रीज नहीं होती थीं। सभी लोग अपने घर खुले रखते थे, और यहाँ तक कि अगर पूरा परिवार शादी वगैरह में भी जाता था तो हम बिना ताला लगाए चले जाते थे। आगे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी और पीछे वाले दरवाजे पर बाहर से सिर्फ कुंडी, बिना ताले के। आजकल ऐसा करना बिल्कुल सेफ नहीं लगता। जब मैं छोटी थी तो देखती थी कि अगर मोहल्ले में किसी के भी घर में शादी होती थी तो सभी घरों से औरतें कई दिन पहले शादी वाले घर में जाकर अनाज साफ करने में मदद करती थी। बिल्कुल। आजकल तो ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किया जाता। पहले बिना बाउंड्रीज़ के घरों में मोहल्ले के लोग अधिकार से जाकर बैठ जाते थे, पर अब तो लोगों के घरों का गेट खोलना भी बड़ा चैलेंजिंग लगता है। जिस कारण से किसी के घर जा रही होती हूँ तो उसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में बनाकर गेट खोलने से लेकर किसी के बाहर आने तक उसे प्रिपेयर करती रहती हूँ।
कभी गेट खोलकर अंदर जाने के बाद कई आवाज़ मारने पर भी अगर कोई बाहर ना आए तो सोचना पड़ता है कि और देर खड़ी रहूं या वापस चली जाऊं या दरवाजे से अंदर ही चली जाऊं। हो सकता है कि मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूं और अब भी लोग उतने ही खुले भाव से किसी भी मोहल्ले वाले के घर चले जाते हों जैसे कि पहले जाते थे। सड़क पर घूमते हुए जो भी दिखता था मैं उन्हें नमस्ते किया करती थी, क्योंकि कोई मोहल्ले के ताऊ जी थे तो कोई दादाजी, कोई बुआ जी, तो कोई बूढ़ी जी। पर अब सड़क पे घूमते हुए एक बार में यदि 40-50 लोग दिख जाएं तो मैं उनमें से केवल 7-8 लोगों को ही पहचानती हूँ। कभी कभार तो एक भी पहचाना चेहरा नज़र नहीं आता। इसका कारण है कि गढ़वाल से कई लोग अब यहाँ बस गए हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस अपने बचपन का और आज का कॉन्ट्रास्ट बता रही हूँ। बचपन में मोहल्ले के सभी लोग ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी हुआ करते थे, पर अब जो भी मिलता है वो अंकल या आंटी होता है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ अब भी लोग खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, सिर्फ परिवार के उपयोग के लिए। पहले पूरे मोहल्ले के लोग एक एक करके दूसरे की फसल काटने में मदद करते थे, पौध लगाने में मदद करते थे, और जिनके खेत नहीं होते थे वो लोग फसल काटने की मदद के बदले उस व्यक्ति को अनाज या धन रिटर्न में दिया करते थे। पर अब ये सब बंद हो गया है। फसल लगाने से लेकर काटने तक सारे कार्यों के लिए मजदूरों की सहायता ली जाती है। मेरी उम्र 20 साल है, मेरा जन्म अक्टूबर 2002 का है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेरे बचपन का आज से कितने सालों का फासला होगा इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लें। वैसे तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं हमारे ज़माने वाली बात करूं, पर फिर भी कुछ 8-10 सालों में ही मुझे बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखता है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूं। शायद पत्र लंबा हो गया है, पर आजकल मैं 3 ताल के एपिसोड 40 से रिवर्स में सुन रही हूं, क्योंकि मैंने उसके बाद ही सुनना आरंभ किया था। और पुराने एपिसोड्स में सरदार कहते हैं कि किसी भी विषय पर लिखकर भेज दें, जो लगे कि इस पर क्या बात करनी है वह भी भेज दें। तो बस इसी बात से प्रेरित होकर मैं ये पत्र लिख रही हूँ। कोई ग्रामेटिकल एरर या दूसरी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ताऊ और सरदार के बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि पिछले पत्र में उनके बारे में मन में जो था वो सब ऑलरेडी लिख दिया था। 125वें एपिसोड के बाद ये पहला पत्र लिखा है, तो रिपीट नहीं कर रही हूँ। पत्र को विराम देते हुए एक बचपन की याद और है जिसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी ने भैंसें और गाय पाली थी, और हमारे पड़ोस में भी जितने घर हैं सब में लोगों ने डंगर पाले हुए थे, और कभी कभी वो गाय या भैंस खुल जाते थे और भागने लगते थे। ये दृश्य देखकर या किसी से सुनकर कि तुम्हारी भैंस या गाय खुल गई है, मैं सीधे दरवाजे के अंदर चली जाती थी, पर दरवाजे की जाली पर ही खड़ी होकर देखती थी कि गाय कैसे भाग रही है और कैसे दादी और कुछ लोग मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दरवाजे से अंदर जाने का कारण था ये डर कि गाय मुझे ही अटैक करने आएगी, और अंदर जाली पर ही खड़े होकर देखने का कारण था कि बाहर का दृश्य कहीं मिस ना हो जाए। ये बात याद करके मुझे आज भी हंसी आती है, इसलिए शेयर की। और अगर ये पढ़कर आप बोर हुए हों तो सॉरी। जय हो। मैं भी 3 तालियां। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ये खूबसूरत स्थिति पत्र है। बहुत खूबसूरत पत्र है। और ये स्थिति आप जब भी अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं तो एक थोड़ा सा नैराश्य भर जाता है और लगता है कि आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा ज़माना बचपन का। तो वो स्थिति हमें भी यही लगती है कि अब वैसा जयनगर जो मेरा छोटा कस्बा है वो वैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया। आप भी अपने नेटिव प्लेस पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो चीज़ें, मतलब ऐसे लगता है कि गलियां और सड़कें नैरो हो गई हैं और चीज़ें छोटी छोटी हो गई हैं। तो मुनव्वर राना ने एक बार लिखा था कि जब आदमी छोटा होता है तो उसे अपना घर बहुत बड़ा लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है घर छोटा होता जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है घर इतना छोटा हो जाता है कि वो विलीन हो जाता है। फिर वो उस घर को पूरी ज़िंदगी ढूंढता, उसे वो घर नहीं मिलता है। मैंने ना एक दुखती तो नहीं कहूँगा पर रग छेड़ दी। सही। वो ये था कि किसी के घर जाने से पहले दरवाजे पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वी आर लिविंग अ स्क्रिप्टेड लाइफ। यस। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो शाम क्या करेंगे इसकी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। किसी से मिलने जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं कि वो सवाल क्या होगा जिसका जवाब मैं दूंगा, और उस जवाब से जो सवाल निकलेगा उसका जवाब क्या होगा। इससे बढ़िया तो अभिवादन कैसे करेंगे, मिलेंगे हाँ, कैसे? मिलते ही पहली बात क्या कहेंगे, पहली बार कहीं जा रहे हैं तो कैसे अपने आप को सीधा रखना है कि टेढ़ा होना है। हाँ। ये सब कुछ हम बहुत बार अपने मन में दोहराते हैं।
हम जीवन एक्चुअली स्क्रिप्ट के हिसाब से चला रहे होते हैं, तो एक तरह से हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। टीवी में खुद जी नहीं बताते रहे हैं होते। कि जो विजुअल है या तो उसके हिसाब से लिखो, या जो लिख रहे हो उसके हिसाब से विजुअल लगाओ। तो हम सिर्फ जो स्क्रिप्ट दिमाग में है उसके हिसाब से विजुअल लगाते हैं। फिर नमस्ते, वो कैसे स्क्रिप्टेड हैं आप, लाइफ घर में बच्चे एक क्या होता है, एक सर्टेनिटी तो होती है, पर ऑथेंटिसिटी नहीं होती। सही। मैं कभी कभी मुझे लगता है कि 3 ताल शायद मैं पहले इस एक्टिंग, लिखना, पढ़ना और मनोरंजन की दुनिया को छोड़ दिया था। शायद उसका कारण यही था कि मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से आजीज आ गए थे अपनी आप। कहानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मेरी कहानी फिर ओरिजिनल नहीं रहती, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई होती। और शायद मैं 3 ताल इतने दिनों के बाद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की है। मैं मैं यहाँ भी यही आता हूँ, सोच रहा जैसा था। भी प्रोग्राम होता है, हाँ, कुछ सुनने वाले हैं जो हमको बहुत सारा प्यार देते हैं और उनके समर्थन के कारण हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और इसको पब्लिश करते हैं। पर अगर स्पॉन्टेनियस रहना सबसे बड़ा। हाँ, गलत होता है, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, कुछ यह चीज़ें याद नहीं आती, कुछ बाद में याद आती हैं, कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ कहीं पे जहाँ जितना नहीं बोलना चाहिए, पर इतना होता है कि वो मैं बोल रहा होता हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है वो। स्क्रिप्टेड नहीं है वो। सही। संजय जी इस बात के गवाह हैं ये सही। कि और ये आपको कभी नहीं बताया जाता कि हम फलाना हाँ। चीज़ डिस्कस करेंगे। ये मैं वही कहता हूँ, ऐसी नाटकीय जिंदगी से अच्छा तो 3 ताल है जिसमें बिना किसी स्क्रिप्ट के हम आते हैं। और ये ख्याल गायकी इसी को बोलते हैं कि गायक को जब जैसा उसके मन में आए कि इस सुर को ऐसे यूज करना है, इधर से ऐसे जाके ऐसे लौटना है, तो वैसे ही करता है। इसलिए उसकी हर तान में वेरिएशन होता है। अगर कोई कलाकार एक ही राग, एक ही बंदिश 10 महफिल में अलग अलग गाएगा तो उसका मूड अलग होता है, तो वो उसको अलग ढंग से गाएगा। आज अगर आपका मूड अच्छा है तो उसमें आपको आपके मूड के हिसाब से चीज़ें दिखेंगी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और वैसा ही ये 3 ताल है, ख्याल गायकी की तरह। आपको लग रहा है कि आपने अपना नाम नहीं बताया, अच्छी बात है कि हाँ। anonymity जो है वो अच्छी रहती है कभी कभी, पर इस रग को छेड़ने के लिए और शुक्रिया। इसके बारे में मैं शायद और सोचूंगा अभी यस, कि कितना कुछ मैं भी स्क्रिप्टेड करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं स्क्रिप्ट के अनुसार अभिवादन कर देता हूँ, जो बाद में मुझे लगता है कि इतनी नाटकीयता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। सहज पके सो मीठा हो। लिखते तो रहिए सहज आगे होना भी, चाहिए। भले ही बिल्कुल। गुमनाम नाम से लिखिए, या आप हाँ। अच्छी एक और तरीका है कि आप अगली बार लिखें तो आप कोई एक सूडो नेम, कोई पेन हाँ। नेम ले हाँ। सकती हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स लिखते हैं उन नामों से, आप वो भी लेकर लिख जैसे सकती हैं। ताऊ और सरदार है। हाँ, जैसे ताऊ और सरदार है। पंडित जी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक आपका नाम पंडित जी हो गया है आपका। पंडित नहीं, पंडित जी, पंडित डी उसमें ता नहीं है। अच्छा तो मिसिंग है। हाँ। किसी ने पूछा था कि जो टशन है उसका स्पेल कैसे करेंगे, उसने बोला PTSHN। उसने कहा पी क्यों, बोला यही तो टशन है। ठीक है, तो आज जब अभी तो चिट्ठियां हैं तो उसके बाद, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ सोच लीजिए, जब आप रहते हैं ना, ये मोह मैं छोड़ नहीं पाता हूँ कि ख़त्म हम लोग संगीत से कैसे ना करें। ठीक है, तो अगली हाँ, आप चिट्ठी रहेंगे तो फिर होएगा ही। उत्सुक रात की चिट्ठी है और बहुत लगातार बहुत सुंदर सवाल ये भेजते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक दिन तो एक एपिसोड सिर्फ इनके सवालों को ही कंपाइल करके, उत्सुक रात के 4 सवाल है ना, शुभम बैठे हैं सामने, ऐसा कभी हम कर सकते हैं। और फिर से इन्होंने अपने मन के कुछ सवाल भेजे हैं। इन्होंने लिखा है, ताऊ सरदार और 3 ताल के तीसरे कोण। तीसरा स्तंभ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्तंभ तो स्थायी होता है, जबकि अब 3 ताल में तीसरा वक्ता बदलता रहता है। तो तीसरे कोण समेत सभी 3 तालियों को जय हो। तीसरे कौन, अच्छा, हरियाणा में पूछते हैं। तीसरा कौन है? तीसरे कौन। पिछले एपिसोड में शुभम गौर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। एपिसोड के अंत में ताऊ ने एक बार कहा कि अल्कोहल पर एक्सपायरी डेट कैसे डाल देते हैं, जबकि वो तो वक्त बीतने के साथ और बेहतर होती है। सही। इस विषय पर मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक जी का एक लेख पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि जिस अल्कोहल में स्पिरिट डाली जाती है उसी के एक्सपायर होने का खतरा होता है। अच्छी ब्रांड की महंगी शराब पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बल्कि वो जितनी ज़्यादा एज की जाती है उतना ज़्यादा अच्छी और महंगी होती जाती है। खैर, मैंने ये बस पढ़ा ही है, कोई निजी तजुर्बा नहीं है, इसलिए आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। मुझे पहले से शक था कि अल्कोहल में आत्मा होती है। हाँ, स्पिरिट, सुना कि डाला गया है। हाँ स्पिरिट। होली स्पिरिट होता है। हाँ, क्योंकि कुछ बोलने लगता है उसके अंदर तभी जाते तो हैं। वो नशा शराब में होता है, तभी नाचती है बोतल। हाँ।
अब मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि मुख्यतः ताऊ से, क्योंकि ताऊ धर्म और जियो पॉलिटिक्स के धुरंधर हैं। क्या आपको लगता है कि नास्तिक लोग कभी बहुसंख्यक हो पाएंगे, या अगर नास्तिक कभी बहुसंख्यक हुए तो क्या नास्तिकता उतनी तार्किक रह पाएगी जितना उसे होना चाहिए? मैंने हाल में इंटरनेट पर नास्तिकों के लिए अलग से बनाए हुए मर्चेंडाइज बिकते हुए देखे। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि नास्तिकता भी एक संप्रदाय की शक्ल अख्तियार कर रही है? ऐसा नहीं है कि लोगों को धर्म के पाखंड से बचाने के लिए किसी ने बड़े स्तर पर प्रयास नहीं किए हैं। कई बार ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन अंत में वे भी धर्म की गति को प्राप्त हुए। मूर्ति पूजा को नकारने वाले महापुरुषों की ही लोगों ने मूर्तियां बना दी। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ चलने वाले जन आंदोलन एक वक्त बाद खुद कट्टरता और अंधविश्वास से ग्रस्त हो गए। कम्युनिस्ट देशों में तो धर्म पर लगभग प्रतिबंध जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिर भी ढील मिलते ही लोग सबसे पहले चर्च की ओर भागे। ऐसा क्यों? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद की किताब द लास्ट गर्ल पढ़ रहा था, तो उसे पढ़ते हुए हैरानी हुई कि धर्म के कारण दुर्गति झेल रहे इंसान को भी अपने सबसे बुरे दौर में भी धर्म की ही याद क्यों आती है। मेरे सवाल इतने सारे हैं कि अगर इस चिट्ठी को एपिसोड की शुरुआत में ही पढ़ा जाए तो पूरा एपिसोड खर्च हो सकता है। धर्म इतना संवेदनशील विषय है समाज में कि ये सब सवाल मैं बहुत लंबे वक्त से पूछना चाह रहा था, लेकिन अब हिम्मत जुटा पाया हूँ, वो भी ताऊ के कारण। मुझे उम्मीद है कि ताऊ से अच्छे से संबोधित करेंगे और सरदार सवालों को और अच्छे से फ्रेम करके प्रस्तुत करेंगे। खत के जरिए सवाल पूछने की हिम्मत देने के लिए 3 ताल को लव यू रहेगा। जय हो उत्सुक रात। उत्सुकता का जवाब तो देना पड़ेगा, पर ये बात संक्षेप में दे दीजिएगा। हाँ, फिर ये एक दिन हमको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। मैं इसलिए नास्तिकता के लेबल को भी स्वीकार नहीं करता हूँ। जब नया नया मिलिटेंट एथिस्ट था तो मैं धर्म के खिलाफ आंदोलन चलाता था। मुझे लगता था कि अभी मैं खिलाफ हूँ धर्म के, पर आंदोलन नहीं चला रहा। और मैं जब लोग बोलते हैं कि आप क्या हो, तो मैं प्रैक्टिकल आंसर के रूप में बोल देता हूँ कि मैं विश्वास नहीं करता इन चीज़ों में, क्योंकि मैं किस पे विश्वास करूँ, मतलब विच गॉड। वो पुराना क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन गॉड, विच गॉड। तो बस मैं एथिस्ट, मैं नहीं समझता कि नास्तिकों का एक समूह होना चाहिए या उनकी संख्या धार्मिक लोगों से ज़्यादा हो जाएगी एक दिन। मैटर नहीं करता ये। आप झूठ में विश्वास ना करें, बस मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही है, झूठ में विश्वास ना करें। बाकी ऐश करो यार, एक जिंदगी है। पर धर्म मैं नहीं बोलूँगा, जो पंथ होते हैं तरह तरह के, ये इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। बिल्कुल। ये वाला पार्ट हटा दो, ये अगर वो स्वीकार कर लें जिस दिन के अपने को नहीं मालूम, खत्म हो जाएगा सब कुछ। पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जो हमको ये नहीं बता पाया कि हम आए किधर से, वो हमको कैसे बता रहा है कि हम किधर जा रहे। सही। ये अपने को बताया कि आदम आए, किसी ने बोला कि मिट्टी से बनाया, किसी ने, सब झूठ साबित हो गया ना। जब हमारे ओरिजिन के बारे में आप सही नहीं बोल रहे हो तो हमारा क्या होएगा, इसके बारे में आप कैसे सही बोलते? नहीं बोल सकते, आपको पता नहीं है। लेकिन यही है, हमारे एक मेरे जैसे आदमी में और एक बहुत धार्मिक आदमी में फ़र्क इतना है, हम दोनों नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होगा। सही। एक जानता है कि वो नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि मैं नहीं जानता, उसको ये बताया गया है कि फला चीज़ होगी, उसको भी पता नहीं है। पर ये इसमें संख्या बढ़ जाए, और मैं हमेशा से अपने, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि यार तुम नास्तिकों का भी ना एक संप्रदाय हो गया है, वो भी एक तरह का धर्म ही है। सही है ना। तो जवाब एक बहुत अच्छा सधा हुआ जवाब होता है, हाँ, जैसे नहीं सिगरेट पीना भी एक आदत है। हाँ। सही। भाई साहब, किसकी तुलना किससे कर रहे हो? हाँ। है ना, कि ब्रह्मचर्य भी एक सेक्स पोजीशन है। ठीक है फिर। पर यह है कि नास्तिक जैसे कुछ लोग नहीं होते, हर आदमी में
ईश्वर में आस्था अगर है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति ने इस दुनिया को बनाया है, चलो आप ये मानते हो कि किसी ने ये सब की रचना की है, सही, मानो, पर ये बोलो कि अभी जो कुछ हो रहा है उसमें भी उसका कंट्रोल है, तो मुझे नहीं दिखता। बनाया होगा किसी ने, फिर फिर ऑटो वो मर पायलट गया पे, शायद। फिर ऑटो पायलट पे चल रहा है सारा। हाँ, शायद वो मर गया, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको कुछ और बनाना है। हाँ। मल्टीवर्स है ना, उधर किधर बिजी होएगा, अभी नहीं देख रहा। इसका प्रूफ नहीं है, काहे कि हमने जो शुरू किया आज का दिन मणिपुर से किया, अगर कोई बनाया होता तो उसको मालूम होता। सही, कुछ तो करता है, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे जैसा गिरा हुआ निरीह निकृष्ट एक तुच्छ इंसान नोएडा में बैठ के ये बिल्कुल मजबूती के साथ कह रहा है कि अगर मेरे सामने होता तो मेरी जान चली जाती, मैं नहीं होने देता। और मैं ऐसा कुछ रोकने की स्थिति में होता तब तो होने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। कौन रोकने की स्थिति में है? बीरेन सिंह, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और गार्ड। वो तो उसके मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता भाई साहब। सही। ऐसे यार महिला के साथ हो रहे हैं, तुमने बनाया हम सबको बोल के, तुम इंटरफेयर नहीं करता, इसका मतलब है कि वो नहीं है, बनाया होएगा। हाँ, है नहीं, और है प्लीज प्रूफ। यस, खत्म। और मेरा कोई इसमें, मेरी संख्या बढ़ जाए, हमारे लोग बढ़ जाए, मैं मानता नहीं कि वो हमारे लोग हैं। नास्तिकों की कोई ऐसी सांगठनिकता या सामूहिकता होनी नहीं चाहिए। हाँ। अगर किसी का कोई समूह है तो फिर उसकी आस्था हो जाएगी एक दिन। जैसे बुद्धिज्म एक एथिस्टिक रिलीजन है, बुद्ध धर्म में ईश्वर ना होने का की मान्यता है। ठीक है, तो उन्होंने बौद्ध को पूजा करना शुरू कर दिया। हाँ। बुद्ध को ही पूजा करेंगे हम, गौतम को, यही हमारा भगवान है। और फिर उनके जितने भी बौद्ध बुद्ध हुए हैं ज्ञानी हाँ। लोग, उनकी पूजा करने लगते हैं। तो फिर चीज तो घूम फिर के वहीं आ जाती है। हाँ। मतलब नास्तिकता में भी एक आस्तिकता है। जिस हाँ, कन्विक्शन वो तो- के साथ वो अपने बिलीव करते हैं नास्तिकता में, वो आस्तिक टाइप ही है। नास्तिकता में यही तो है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। नास्तिकता बिलीव नहीं करने का नाम है। अगर आप एथिज्म में बिलीव करने लगे हाँ, तो आप गए। हाँ। वो उसका सिर्फ ये कहना है कि नास्ति नहीं है, मालूम नहीं, जानता नहीं मैं। लोग पूछते हैं ना कि जब किसी को बोलो कि अरे यार यूनिवर्स किसी भगवान ने नहीं बनाया, तो बिग बैंग से आया। तो धार्मिक लोगों का क्वेश्चन होता है कि बिग बैंग किसने बनाया, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ यार, बिग बैंग किसने किया? अबे हमको मालूम नहीं। हाँ, सिंपल, मालूम चलेगा तो बता देंगे। वो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त यही तो कहता है कि उस समय कुछ नहीं था, ये सब बाद में कैसे बना। एक न सदासित नो सदासित सदा नीमना दिव्य जोनो। एक पादरी ने एक नॉन बिलीवर को बोला कि यू आर लाइक ए ब्लाइंड मैन लुकिंग फॉर ए ब्लैक कैट इन अ पिच ब्लैक रूम। तो इसने कहा कि सेम यू आर, एक्सेप्ट दैट यू हैव फाउंड इट। आप एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहा है। पादरी भी वही कर रहा है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना ही, पादरी को मिल गया है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पे बहुत लंबा चौड़ा जियो पॉलिटिक्स करेंगे इस पे, और उत्सुक रात के सारे सवालों का एक बना करके, इनके सारे बड़े मजेदार सवाल हैं। सही। और बाय द वे, मणिपुर की घटना को सिर्फ एक ही चीज जस्टिफाई कर सकती है, वो धर्म। धर्म हर चीज को जस्टिफाई कर सकता है, खास करके औरतों के उत्पीड़न को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। वो ये भी कह सकते हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, इसका अर्थ ये नहीं था। शिवलिंग का एक्चुअल अर्थ तुम समझते नहीं हो, ठीक है? दिन रात कैसे होता है तुम्हें मालूम नहीं है। चल रहा है। अगली चिट्ठी है विवेक रस्तोगी की बेंगलुरु से, और इन्होंने लिखा है आज 100वें एपिसोड में चिट्ठी लिखने के बाद लिख रहे हैं बेंगलुरु से, जो कि देश की आईटी राजधानी है।
तीन ताल का सीज़न 2 एपिसोड 6 हाल में सुना। आम की बातें बढ़िया लगी। हमें भी आम का बहुत शौक़ है, इतना कि हमारा नाश्ता और शाम का भोजन आम के सीज़न में केवल आम से ही होता है। इस बार हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस बार शायद स्वाद कम है, कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा किया गया है। जब हमें कंपनी ने 1.5 साल के लिए गुड़गांव घूमने या यूँ कहें कि उत्तर भारत छुट्टियां मनाने भेजा, तब हम हर शनिवार और बुधवार को गुड़गांव की पुरानी सब्जी मंडी से 20 किलो लंगड़ा आम लेकर आते थे और कई बार 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता था। मुंबई में आम के मौसम में 4 वर्ष पहले गए थे तो रोज़ शाम के भोजन में 2 किलो लंगड़ा आम का भोग लगाते थे। दक्षिण में आम के व्यंजनों की कमी है, यहाँ शायद उतना पसंद नहीं किया जाता, या दक्षिण भारतीयों में आम का स्वाद शायद डेवलप्ड नहीं है। जबकि हमारे एक मित्र जो कासरगोड के हैं वो आम की खीर बहुत अच्छी बनाते थे, जिसमें वो नारियल भी अच्छा खासा डालते थे। उस आम की खीर के हम दीवाने थे क्योंकि वो पकती नहीं थी, केवल घोटी जाती थी। बेंगलुरु में बैंगनपल्ली आम ज़्यादा आता है। मंगनापल्ली, हाँ। मल्लिका आम का स्वाद ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन लोकल दशहरी इस बार मिला नहीं। वहीं बाज़ार में लंगड़ा आम अब आया है तो रोज़ 1-2 किलो आम का भोग लगा रहे हैं। अब भला 150 रुपये किलो के आम में कितना ही भोग लगा सकते हैं। दशहरी एक बार मंगवाया था, पर ऐसा लगा कि लोकल दशहरी को बड़ा करके बेचा जा रहा है। टमाटर महंगा होता जा रहा है, बाज़ार में 120 का भाव चल रहा है, तो सोचा कि इसके मुकाबले जब तक आम आ रहा है आम ही खा लिया जाए। वैसे हमारे एक मित्र कहते हैं कि इतना महंगा आम खाने से अच्छा बियर पी ली जाए और उससे ये तो संतुष्टि रहेगी कि ज़्यादा कैलोरी अंदर गई। जामुन का भी बोला ताऊ ने कि पेट डायरेक्ट नहीं होगा, तो जामुन के भाव यहाँ पर आम से 2 गुने से ज़्यादा हैं। हमारी कॉलोनी में जामुन के कई पेड़ हैं, पर जामुन ऐसे ही गिरकर ख़राब हो जाती है। कोई भी जामुनों को उतरवा कर घर घर बांट देने की जहमत नहीं करता। यही हाल आम का है। जब कॉलोनी उच्च वर्गीय तबके की हो तो यही हाल हमने सब जगह देखा है। वैसे जामुन भी हम यहाँ बुधवार को ही खा पाते हैं, जब कॉलोनी में सरकारी सब्जी बेचने वाला ट्रक आता है। जय हो जय हो जय हो। उम्मीद है कि अब जल्दी जल्दी पत्र लिखेंगे। आपका 3 तालिया, विवेक रस्तोगी, बेंगलुरु से। वाह भैया विवेक, आज हम लोग आम के साथ किलो किलो खाने की बात कर रहे थे, इन्होंने साबित कर दिया कि खा रहे। पर एक बात, मैं भी सुबह मेरी भी सुबह जो है वो आम से होती है। वाह। रात भी आखिरी चीज में जो है वो आम खाता हूँ। मैं अभी वो जो लंगड़ा आम मैं बता टमाटर में नहीं खाता। शाम अवध और सुबह बनारस आम के साथ। इस देश में इतना नौटंकी हो रहा है टमाटर के नाम पे। टमाटर एक सीजनल चीज है। हमारे यहाँ सारी सब्जियां ना सीजनल होती बिल्कुल होती थी। हाँ, अब तो सारी अब चीजें सब चूंकि समय हर टाइम में उपलब्ध होती है तो हमको लगता है हर टाइम में एक ही रेट में मिलना चाहिए। टमाटर 2 रुपये किलो नहीं मिल रहा है, उसको कुत्ता नहीं पूछता, किसान उसको ट्रैक्टर से यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं, तब खरीदने वाले नहीं होते। क्यों यार एक्सपेक्ट कर रहे? एक तो गलत सीजन में गलत चीज खाने से ना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। बिल्कुल। आम का सीजन है, मैं ये आम अगर दिसंबर में एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर 5,000 रुपये कोई किलो कोई बेचेगा। बहुत सारे देशों में आम हर सीजन में मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, और कहीं कहीं मिलता होगा। सब्जियां कृपया सीजन में खाएं। हाँ। जिस समय जो होता है उस समय। गोभी 12 महीने उपलब्ध होता है, अन्याय है ना। हाँ, वो बीमारी की जड़ होगी। हाँ। गोभी जाड़े के दिनों में उगती है, उसी समय खाइए। आलू बना के रखा हुआ लोगों ने टमाटर को। एक मैंने वो जो आम आया है काकोरी से लंगड़े वाला, जो उसके साथ मैंने एक प्रयोग किया, बड़ा वो सही लगा मुझे। रात में भोजनोपरांत मेरा डेजर्ट आजकल है कि मैंने वनीला आइसक्रीम का एक बड़ा टब मंगा लिया है। उसमें मैं कटे हुए छोटे छोटे आम के लंगड़े के पीस, क्यूब्स, हाँ, स्क्वायर कटे हुए, और बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा पिघलने देता हूँ उसको, एकदम नहीं तो हल्का सा पिघल जाता है कि आम पे, हर आम के टुकड़े पे एक लेयर हो जाए वनीला आइसक्रीम पे, और उसके बाद उसको खाइए। उससे सुंदर कुछ नहीं है इस वक्त। तो मतलब वो है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, सही में, एक तो वनीला दूजे आम चढ़ा। अगली ऑडियो चिट्ठी। और ये कैलोरी नापने वाले लोग जो है ना, गड़बड़। आदमी सही नहीं है वो। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक आदमी, मैं अभी हाल में स्मो करके कॉमिक हैं, फिनलैंड के या आइसलैंड के हैं शायद, फिनलैंड के। वो बहुत अच्छा बताते हैं, यार आप एक बाइट खाते हो सैंडविच का, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस इतनी कैलोरी होती है कि आपको उसको उतारने में 2 मैराथन दौड़ने पड़ते हैं। सही। ये जेन्युइन नहीं लगता यार। हाँ, मुझे किसी ने बताया आप आम खाते हो, थोड़ा सा वेट वॉच करो।
तो मैंने कहा यार ये एक बात बताओ, एक आम जितना कैलोरी आप बता रहे हो किसको उतरने में 1 साल लगेंगे, ये यार किसने लिखा, किसने बताया, कैसे हुआ, कहाँ साबित हो रहा है ये सब चीज़ें? एक सैंडविच में लिखा होता है 107,000 कैलोरी, 107,000, और फिर आप 5 घंटे चलो तो फिर बोलते हैं आपके 60 कैलोरी बर्न हो गए। यार कैसे हो रहा है ये? अन्याय है, स्कैम। इसमें तो ये कहना हम नास्तिक हैं, इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। न अस्ति, नास्तिक कोई कैलोरी न अस्ति। ठीक है, मुँह आँख कतहु कछु नहीं। नेति। आखिरी चिट्ठी है आज की, ऑडियो चिट्ठी अजय चूरू राजस्थान से है। नमस्कार ताऊ, सरदार और जो भी हमारे तीसरे 3 ताली हैं उनको जय हो। मेरा 3 ताल से परिचय मेरे एक मित्र हैं प्रशांत कुमार प्रजापत, उनसे हुआ था। तो सबसे पहला तो भाईला आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मारो परिचय इतनी शानदार चीज़ों करवायो। उन्होंने दरअसल मेरे को 1-2 बार रेकमेंड किया था कि आप कोई पॉडकास्ट सुनते हो क्या, तो मैंने उन्हें 3-4 पॉडकास्ट जो मैं सुनता था उनके नाम गिना दिए। तो उन्होंने फिर कहा कि ये पॉडकास्ट सुन के देखो, अद्भुत चीज़ है। मैंने एक बार इग्नोर किया, उन्होंने दूसरी बार फिर मेरे को कोई लिंक भेजा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरी बार मैंने सोचा कि अगर इतना बोल रहे हैं तो सुन के देखते हैं क्या चीज़ है, क्या है, देखते हैं क्या बकैती होती है। फिर मैंने जाकर के, शायद दूसरा सीजन तब शुरू ही हुआ था, तब जाकर के मैंने वो एपिसोड सुना और आई नेवर लुक बैक। बस मैं हुक हो गया फिर उस चीज़ से और बस सुनता ही जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत आनंद आता है, घणो आनंद आवे। और बाबा को हम बहुत मिस करते हैं, बहुत याद आवे था कि बाबा इफ ऐसे इन मारवाड़ी। ये शायद पहली चिट्ठी होगी जिसमें कोई मारवाड़ी भाषा में बोल रहा है। जितने मैंने एपिसोड सुने उनमें तो नहीं कोई बोल रहा था। तो आगे अगर मौका मिला तो चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे। घणी खम्मा, जय हो। चिट्ठियाँ लिखता नहीं रहियो, चिट्ठियाँ बताता रहियो। और थारो राजस्थानी में जवाब दे हूँ। भाई राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। और आपने मतलब थोड़ा देर से सुनना शुरू किया, पर पीछे के भी एपिसोड्स आप चाहें तो सुन सकते हैं। जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनसे तो मैं कहता हूँ एक बार आप बैक गियर भी लगाते रहो, क्योंकि नया तो आएगा हफ्ते में एक बार, पर पुराना आप पीछे जा करके सुन सकते हो। और ऑडियो चिट्ठी सुनने का सुख ही अलग होता है। बिल्कुल, आवाज़ साक्षात जब आप सुनते हैं तो आनंद आता है। चूरू वो जगह है जो 2 एक्सट्रीम में है। बिल्कुल, सबसे गर्म और सबसे ठंडा। हाँ, शिमला को बीट कर दे, श्रीनगर को बीट कर दे, इतनी ठंडी, हाड़ कपा देने वाली। और गर्मी में तो खैर भाई आपको ये मेरे ख्याल से वो काराकोरम के दर्रे के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो बर्फीली हवाएं भी उधर से वैसी आती हैं और इधर से भी ठेलते हैं उधर से ही। तो वहाँ रहने वालों को सलाम है भैया। पर चूरू बहुत सुंदर नाम है। हाँ, एक दूसरा है चोमू। हाँ, ये तो सुंदर नहीं है। उतना नहीं। चूरू जो है ना, वो बहुत सुंदर है, चारू की तरह है बिल्कुल। हाँ, किसी को भी हम बोलते हैं कि एक चूरू में, हम लोग चुल्लू को चूरू बोलते हैं। अच्छा, ओके। चरुआ, चुल्लू को चूरू लोग बोलते हैं कि चूरू में डूब कर मर जाओ। तो जब अब चूरू में बाढ़ भी आती है। हाँ, राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम उतना बढ़िया नहीं रहा है कभी ऐतिहासिक रूप से, तो पर अगर डूब के मरना है तो चूरू में मरो। चूरू की चाट वगैरह बड़ी मशहूर भी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लोग भी वहाँ के लेजेंडरी हैं। हाँ, चूरू रिकमेंडेड जगहों में है। जो राजस्थान जाते हैं ना आप लोग सब, वो उदयपुर जोधपुर करते हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर करते हैं। कभी चूरू, कभी सीकर, कभी फतेहपुर, ऐसी जगहों पे भी जाएं, बहुत आनंद आता है। शेखावाटी भी बहुत खूबसूरत है और चार्म है उसका। ठीक है, तो चिट्ठियाँ लिखते रहिए अजय जी। और 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही। चिट्ठियाँ लिखनी कहाँ है, वो ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। आपको याद है? शुभम तिवारी पूछ रहे हैं कि संजय जी से बुलवा दीजिए एक बार। radio@aajtak.com। और आपको गाना गाना है आखिर में, जो वादा था, एक कोई भी एक बंदिश, चूँकि चांद पे आज जी हमारा वो है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता था कि राजस्थानी के एक बड़े मशहूर और ज़बरदस्त कवि हुए हैं विश्वनाथ शर्मा विमलेश। तो उन्होंने राजस्थानी में लिखा, मैं बिजार चांद पे आयो। तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, मैं बिजार चांद पे आयो, चांद से जाके मैं भी आया। और उन्होंने वो पूरा वर्णन किया है कि मैं ह्यूस्टन कैसे पहुंचा और चांद मुझे लेके गया। और मैंने अपनी घरवाली को बताया कि चांद पे
रहने खाने पीने और सांस लेने का इंतजाम अमेरिका कर रहा है और वो मुझे भी लेके जाना चाहते हैं। तो ह्यूस्टन से विमान उड़ा और ये चले गए वहाँ जाके इन्होंने देखा कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सारे नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि तुम भी उतरो, इन्होंने कहा रे के उतरो कर रहे है। तो तब तक वो एक वहाँ के मिट्टी और पत्थरों का वो लेके आया। बोले मैं तो वहाँ जाके दंग रह गया, मैं तो सोचो कि चांद से चांदी और सोना का बोरा भर के ले आऊँगा, मने के बेरो हो कि अठे भी धूल भाठा ही पड़ा है, बाई लेर जानो है, अरे चाल लो आप तो वापिस धरती में चालो, अठे तो क्यों ये कोनी। तो वो कविता बहुत ज़बरदस्त है। चूँकि आज हम चांद पे बात कर रहे हैं, चांद पर सबसे अश्लील गाना भी राजस्थानी में ही है। अच्छा, चूंकि अश्लील है तो हम सुना नहीं सकते, पर क्रेडिट उनका नाम है, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। तो एक बंदिश है, कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी, शरद रैन मधुमात विकल भई, पिउ पिउ रट उठ भामिनी, कैसी निकसी चांदनी, छिन बाहर छिन भीतर दौरत, छिन बाहर छिन भीतर दौरत, छिन आवत छिन जात भवन में, छिन आवत छिन जात भवन में, पिहु पिहु रटत चलत बिरहा कुल, दमकत जैसे दामिनी, कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी, कैसी निकसी, कैसी निकसी चांदनी। जय हो, जय हो, जय हो।